अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लिसनर्स, मैं हूं डॉक्टर सारा बानो प्रोग्राम हेल्थ आवर के साथ FM 88.6 से आपकी खिदमत में हाजिर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और बुध का मार्च का ये तीसरा बुध, यानी कि आज है 15 मार्च और हम सेलिब्रेशंस भी करते जा रहे हैं मार्च में, और फिर तेज़ी से हम रमज़ानुल मुबारक की तरफ जा रहे हैं। तो आप सबको जो है आज का दिन भी 15 मार्च है और 15 मार्च को कंज्यूमर डे होता है। कंज्यूमर्स के राइट्स जो होते हैं वो भी बड़ी मायने रखते हैं और हम सब आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे पहले 8 मार्च को हमने यहीं पर बैठ के वुमेंस डे सेलिब्रेट किया था, और मज़ीद आगे कुछ सेलिब्रेशन आए ना आए, लेकिन पाकिस्तान डे की सेलिब्रेशन आ रही है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क को कायम और दायम भी रखे और अच्छे हालात में रखें। आजकल जो सिचुएशंस हैं हमारे मुल्क की और हमारी माशी सूरत हाल की और पॉलिटिकल की तो आप बात ही ना करें, वो तो बहुत ही हॉट टेम्परामेंट और हॉट टेम्परेचर चल रहा है। लेकिन इन सब टेम्परेचर के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि सिंध पुलिस FM 88.6 जो अपने लिसनर्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए बहुत फिक्रमंद हैं कि हमारे मुल्क के लोग, हमारे सिटीजन्स जो हैं वो सेहतमंद रहें, क्योंकि सेहतमंद इंसान सेहतमंद दिमाग को रखता है और सेहतमंद दिमाग जो है उसे सेहतमंद माशरा जन्म देता है। इसीलिए हर बुध को 11 बजे से 1 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद होती हूँ किसी न किसी एक ज़बरदस्त सी पर्सनैलिटी के साथ, और उस पर्सनैलिटी से हम बात करते हैं आपकी सेहत पर, उनकी एक्सपर्टीज़ पर, और उनके बड़े रिच एक्सपीरियंसेस होते हैं। क्योंकि माशाल्लाह हम अपने हर शो में एक से बढ़कर एक पर्सनैलिटी लेके आते हैं, और यकीन जाने हर दफ़ा ही मुझे ये रिग्रेट रहता है कि 2 घंटे किस तरह गुजर गए पता नहीं चला। तो आज के दिन हम जो है ना सिर्फ वर्ल्ड जो है कंज्यूमर डे मना रहे हैं, साथ साथ रमज़ान की आमद की तैयारियां भी हैं, महंगाई की तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं। लेकिन आज जिनकी सालगिरह है वो बगैर किसी खर्चे के, उनको हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे, और अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों दिन देखना नसीब करे। इसके अलावा अगर किसी की कोई एनिवर्सरी है तो हम उनको भी कहते हैं कि आपको हैप्पी एनिवर्सरी। और अगर खुदा न खास्ता किसी की कोई डेथ एनिवर्सरी है या कोई डेथ हो गई है तो अल्लाह उनको जवारे रहमत में जवा दे और उनके सदके हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। बड़े दिन हैं आजकल, और आजकल डेथ्स भी बहुत सुन रहे हैं, यंग डेथ्स भी सुन रहे हैं। और इससे पहले जो एक एपिसोड हमारा 2019 कोविड गुजरा, कोविड ने हम सबको बड़ा थकाया, और कोविड का काम यही था कि वो सीधा हमलावर हमारे लंग्स, हमारे चेस्ट, हमारे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सिस्टम को मुतासर करता था। और फिर शुरू में तो जिस तरह डेथ्स हुई वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और एक अजीब सा माहौल हो गया, दुनिया पूरी मुंजमद हो गई। और फिर ग्रेजुअली जो है वो कोविड से हम बाहर आते गए, और कोविड को फिर मुझे ऐसा लगता है कि हमने शायद जो फ्लू था उसका एडवांस नाम हमने कोविड रख दिया था। तो अब हम बात करेंगे आज इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कोविड के हवाले से भी। साथ ही साथ थोड़ी सी आपको वो आवाज़ें आ रही होंगी, कोई मसला नहीं है, हम अपनी बात जारी रखते हैं। हम कोविड के हवाले से भी बात करेंगे, हम चेस्ट के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं। डॉक्टर सुलेमान ओथो, एम आई राइट? जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी आपसे बिफोर द प्रोग्राम बात कर रही थी कि आपका एक बड़ा रिच एक्सपीरियंस है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है अपने चेस्ट स्पेशलिटी में, पल्मोनोलॉजिस्ट ऐसे, फिर आपने बहुत सारी और भी अपनी फील्ड्स और अपने कारनामे और कारहाय नुमाया जो आपने सर्विसेज दी हैं मेडिकल की फील्ड में, उन पर बात हुई। तो इन सब पे हम बात कर रहे हैं। सर कम वेलकम टू द शो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए। और मैं डॉक्टर एवस रिजवी की बहुत मुतमन्नी हूँ कि उन्होंने आपको रिकमेंड किया और मेरे शो में 4 चांद लगा दिए। सर ये बताइए कि पल्मोनोलॉजिस्ट जब हम बात करते हैं तो पल्मोनोलॉजिस्ट क्या होता है, और एक पल्मोनोलॉजिस्ट की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? क्या इसको हम चेस्ट स्पेशलिटी में ले सकते हैं या कोई डिफरेंट है? नहीं, बेसिकली ये ब्रिटिश जब नॉमेनक्लेचर हम यूज करते हैं तो हम उसको एज अ चेस्ट फिजिशियन लिया जाता है, और जो अमेरिकन जिसे कहते हैं कि जो फील्ड ऑफ स्पेशलिटी डेवलप हुई उसको नाम उन्होंने दिया पल्मोनोलॉजी। ओके। फर्क सिर्फ पल्मोनोलॉजी कहने से एक जरा बेहतर आइडिया ये होता है कि बहुत सारे लोग चेस्ट में फिर कार्डियोलॉजी को भी ले आते हैं, राइट। तो ये लिमिटेड है आपके फेफड़ों तक। ओके। तो जो फेफड़ों के सारे मसाइल हैं जो चेस्ट से रिलेटेड हैं, यानी कि ऑफ कोर्स उसमें हार्ट इनडायरेक्टली आता है, सही, लेकिन डायरेक्टली कार्डियोलॉजी नहीं होती। तो उसको सेपरेट करने के लिए कि लोगों के जहन में ये ना रहे कि चेस्ट से हो हर चीज उसमें जो चेस्ट में आ रही है उसको इंक्लूड कर लें,
तो ये पल्मोनोलॉजी की टर्मिनोलॉजी यूज करना शुरू हुए हैं। हाँ, वरना कार्डियोलॉजिस्ट का हक मारा जाता है। एग्जैक्टली वो एक बहुत बड़ी फील्ड है कार्डियोलॉजी। लेकिन सर कार्डियो पल्मोनोलॉजी भी तो हम जी है। जब हम थोरेसिक सर्जरी पे जाते हैं तो कार्डियोपल्मोनोलॉजी इकट्ठे हो जाती है। तो इसलिए कार्डियक सर्जन्स उमूमन जब कार्डियोलॉजी की ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, बाईपास सर्जरीज या तो एक थोरेसिक सर्जन जो कि पल्मोनोलॉजी को भी ऑपरेट कर सकता है, वो साथ होता है। उसकी सुपरविजन जरूरी होती है और उसका हिस्सा भी होता है उसमें। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। अगर आप वाकई उसमें जैसे ही इस तरफ जाते हैं, और इवन जब हम चेस्ट के जो मेडिसिनल प्रॉब्लम होते हैं वो भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कार्डियोलॉजी उसमें आ जाता है। क्योंकि जब आप टैकीकार्डिया देखते हैं या दिल की धड़कन बढ़ती है, उसमें भी दोनों वजूहात हो सकती हैं। तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसमें भी दोनों वजूहात हो सकती हैं। तो ये सेपरेट करना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन उसमें इन दोनों की कन्वर्जेंस कहीं इकट्ठे भी करके वो काम करते हैं। आफ्टर ऑल जो है ना वो पड़ोसी तो है। जी बिल्कुल, एक दूसरे को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। सही। अच्छा, फेसबुक से तो हम थोड़ी देर में ज्यादा चाहेंगे, लेकिन एक सवाल आपके मतलब का मैं पूछती चलूं। आजकल बड़ा बूम है कि जी कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह की वैक्सीन की, कोविड अब जा चुका है। आप क्या कहते हैं सर? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। क्योंकि जो कोविड के इस वक्त वेरिएंट्स हमारे यहाँ चल रहे हैं, उनमें नए वाले भी हैं और पुराने वाले भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गए हों, और वो रहेंगे भी फ्यूचर में जाके। तो अल्टीमेटली जिस तरह से हम नॉर्मल फ्लू की वैक्सीनेशन करवाते हैं साल में एक बार, तो हमें साल में एक बार जो है वो कोविड की भी करवा लेना चाहिए। तो उससे फायदा ये होगा कि जो ये उस तरह का अगर वेरिएंट आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा या कोई भी वेरिएंट करेगा, तो क्योंकि वो वेरिएंट है उसी में से, ओरिजिनल में से ही एक निकला हुआ है, तो आपकी जो इम्यूनिटी होगी वो किसी हद तक उसके लिए प्रिपेयर हो जाएगी। तो जो इम्पैक्ट होगा या उसके असरात होंगे वो कम हो जाएंगे। देखिए आपको कितनी इंपॉर्टेंट बात बता दी हमने अपने व्यूअर्स को। आप देखते रहिए और अब आप सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम सिंध पुलिस FM 88 की वेबसाइट पे जाके सिंध पुलिस FM 88.6.com, sindhpolicefm.com, और इसके अलावा फेसबुक पेज, और फिर जो है ट्रांसमीटर तो हमारा वेबसाइट पर भी है, और आप वैसे भी हम सुन सकते हैं अपनी गाड़ी में, अपने घर पर बैठे हुए। लेकिन हाँ, ये याद रहे कि आज हम रोड एक्सीडेंट पे भी सर से बात करेंगे, और सर ने बड़ी जबरदस्त उस पर मुझे बातें बताई हैं। तो सुनते रहिए सिंध पुलिस FM 88.6, आपके सफर में आपका हम सफर। जी सर, अब हम आते हैं अपने रूटीन के प्रोग्राम की तरफ, और सारी बातें हम वहां से शुरू करते हैं जो एक स्टार्टिंग प्रोग्राम होता है। हम बात कर रहे थे आपकी स्पेशलिटी पे और पल्मोनोलॉजिस्ट पे। बीइंग अ पल्मोनोलॉजिस्ट, आपने क्या इस सब्जेक्ट को बाकायदा बाय चॉइस लिया था या एक्सीडेंटली आ गए? जी नहीं, बाय चॉइस लिया था। असल में उसमें दो एस्पेक्ट्स हैं कि जब हम हाउस जॉब करते हैं तो उस वक्त हमें फैसला करना होता है कि हमें क्या करना है। तो जो मेडिसिन की ऐसी फील्ड्स हैं जो एक्चुअली पूरे मेडिसिन को कवर कर रही हैं, लेकिन वो स्पेशलिटी भी है। सही। वो पल्मोनोलॉजी या चेस्ट स्पेशलिस्ट है। सही। तो एज अ रिजल्ट जब मुझे ऑप्शन दिए गए मेडिसिन में कि आप जनरल मेडिसिन में हाउस जॉब करना चाहेंगे या चेस्ट मेडिसिन में, सही, तो मैंने प्रेफर किया कि मैं चेस्ट मेडिसिन में ही करूं, क्योंकि वो एक तरह से स्पेशलिटी भी थी और पूरे मेडिसिन को भी कवर कर रही थी। सो दैट वाज इंटेंशनल चॉइस, इत्तेफाक से नहीं हुआ। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी मुझे गेस्ट मिले हैं जिन्होंने बताया कि भाई वो जगह नहीं थी, हमें जिस फील्ड में जाना था हम वहां आ गए और फिर हम सेट नहीं, असल में जरा मुनासिब पढ़ने वालों में से थे तो अलाउड था चॉइस। अच्छा। और चॉइस पूछा गया तो हमने कहा कि हम प्रेफर करेंगे यहाँ, क्योंकि वो पहले राउंड्स जो हमारे वार्ड्स लगते हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो उसमें भी मैं चेस्ट में जा चुका था। तो मेरा एक्सपोजर था चेस्ट मेडिसिन से, तो मैंने इसलिए प्रेफर किया। और फिर फौरन ही जैसे ही मैंने हाउस जॉब खत्म किया तो वहाँ पे एक डिप्लोमा होता था ट्यूबरक्लोसिस और चेस्ट डिजीजेस का, उसमें मैंने एडमिशन ले लिया। सही। और फिर उससे आगे फिर अगला MCPS होता था, वो MCPS भी कर लिया। और दिस इज हाउ इट हेल्प मी इन चूजिंग माय डायरेक्शन, क्योंकि उस जमाने में और अब तक भी, उस वक्त भी हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस का एक बिल्कुल अलहदा से वार्ड पूरा हुआ करता था। बिल्कुल। तो वो एक मेजर डिजीज अभी तक है। पिछले 30 सालों में हम तमाम कोशिशों के बावजूद उसको कम करने में कामयाब नहीं हुए हैं। अभी भी 100,000 पे 276 पेशेंट्स
हमारे पास हो रहे हैं। तो इससे आप आबादी के तादाद से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास कितने मरीज हैं, जबकि इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे प्रोग्राम्स मौजूद हैं जिसमें हम 100% आपकी इन्वेस्टिगेशन फ्री करवा देते हैं। फिर आपके लिए दवाएं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद हैं। जी बिल्कुल। और इसके सेंटर्स पूरे मुल्क में मौजूद हैं और आपके घर के करीब होते हैं। और सारी मैंने जब तक आपकी बीमारी चलती है, उस बीमारी के खत्म होने तक जितने टेस्ट, जितनी दवाएं आपको चाहिए होती हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट दे रही है। दोनों पूरे टेस्ट हर किस्म के। जीन एक्सपर्ट्स जो बेस्ट पॉसिबल हमारे पास इन्वेस्टिगेशन की मशीनें दुनिया में है, वो हमारे पास मुल्क में मौजूद हैं, हर जगह लगी हुई हैं। अच्छा, ठीक है, हर बड़े सेंटर में हमारे पास है। तो उनके थ्रू हम, और वो वैसे बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है लेकिन हम फ्री करते हैं और आप अगर वो कर लें। तो उस जमाने में जब मैंने मतलब ज्वाइन की गवर्नमेंट, और फिर मुझे ये जो है एक हमारे डॉक्टर साहब थे, वो जा रहे थे मुल्क से बाहर छुट्टी पे, तो मुझे चार्ज दिया गया उस ट्यूबरकुलोसिस के प्रोग्राम का। ओके। तो उस वक्त फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये ज्यादा बेहतर है कि अब मैं पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन को जो है जाके ज्वाइन करूं रादर देन जस्ट ट्रीटिंग। तो फिर मैंने मास्टर्स की पब्लिक हेल्थ में, और मेरा जो रिसर्च टॉपिक था वो भी डॉट्स था। सही। जो मलीर डिस्ट्रिक्ट का पूरा डॉट्स मैंने डिजाइन किया था। उस वक्त दुनिया में अभी डॉट्स शुरू नहीं हुआ था। अच्छा। ये मैं 99-2000 की बात कर ररहा हूँ। एंड दैट वाज दी कम्युनिटी, उसको उस वक्त मैंने कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट का नाम दिया था। डॉट्स बाद में आया, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। और फिर हमने, जब मुझे मौका मिला तो मैंने यहाँ कराची में, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट मेगापोलिस सिटी था, जिसमें हमने बिल्कुल शुरू में न्यूयॉर्क था, उसके बाद कराची था, ओके, जहां हमने डॉट्स का प्रोग्राम शुरू किया था। जबरदस्त। तो अभी तक मेरा पैशन ये है कि जो है वो बीमारी किसी तरह से कंट्रोल करने में हम कामयाब हो जाएं कि लोगों को इतनी बड़ी तादाद में ना हो। क्योंकि जैसे अभी आपने कोविड की बात की, बिल्कुल, कोविड को तो हमने इतनी खौफनाक तरीके से भुगतना पड़ा हमें। तो ये भी जो एक बीमारी है वो बड़ी बीमारी है, और उसको भी हमें जो है वो कोशिश करना चाहिए कि हम प्रिवेंशन की तरफ जा सकें। नो डाउट, कोविड ने तो सबको जो एक नया रास्ता दिखा दिया, और उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई, लेकिन वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन इसमें कुछ हमें भुगतना भी पड़ा, जिसमें हमने अपने बहुत बड़े बड़े बहुत खूबसूरत लोगों से हम हाथ धो बैठे, वो हमारे पास से चले गए। लेकिन ये भी हुआ कि हमें शायद ऑनलाइन वर्जन की इम्पोर्टेंस का पता चला। बिल्कुल ये हुआ। लेकिन हमारे बच्चों के पास बहुत ज्यादा गैजेट्स आ गए, जिसकी वजह से हमें मुश्किल, फिर दूसरे इश्यूज, सोशल इश्यूज की तरफ हो गए हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने बताया कि इतने सारे सेंटर्स हैं, टीबी से हम अभी भी जान नहीं छुड़ा पाए। हाँ, जान तो हम पोलियो से भी नहीं छुड़ा पाए, हमने थैलेसीमिया से भी नहीं छुड़ानी, वो भी हम लग के बैठे हुए हैं। तो इन सब के लिए शायद हम बहुत मेहमान नवाज कौम है, तो हम मेहमानदारियों में ही खत्म हो जाते हैं। नहीं, इसमें असल में मुझे जो लगता है, बेसिकली मैं भी रास्ते में आते हुए भी यही बात सोच भी रहा था कि हम क्यूरेटिव साइंसेस की तरफ जो है हमारा अभी तक ध्यान ज्यादा है। हालांकि अब माशाल्लाह से बहुत लोग हमारे पास पब्लिक हेल्थ के एक पूरी ब्रीड जो है वो तैयार हो गई है, सही, जो कि आगे जाके प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ जाएगी। तो हमें हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, उस हेल्थ सिस्टम को अपना जो माइंडसेट है वो जो है वो करना पड़ेगा चेंज। सही। और हमें क्यूरेटिव अपनी जगह जरूर हम बढ़ाते चले जाएं, उसको बेहतर करते चले जाएं, लेकिन हमें जो प्रिवेंटिव हेल्थ है उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जब तक हम उसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, बीमारी होने से पहले रोकी जाए। बीमार होने के बाद तो देखिए आप सफर करते हैं, बेसिकली इट्स सफरिंग। मतलब मरीज जो है वो चाहे छोटे से छोटी बुखार हो, सिर्फ बीमारी हो, उसमें भी वो सफर करता है। बिल्कुल। और कोई खुदा न खास्ता बड़ी बीमारी होती है तो फिर तो पूरा घर, पूरा आपका कोई फैमिली जो है उससे इफेक्ट हो रही होती है। तो इसलिए हमेशा एक जो है कि जैसे कहते हैं होने से पहले उसको रोकने की हम जो है वो कोशिश करें, और हमें ये पता हो कि हम कैसे रोक सकते हैं। सही, बिल्कुल। तभी फिर हम कह के, हमें तो वरना ऑप्शन ये है कि जाएंगे, डॉक्टर साहब एक दवा लिख देंगे
और मसला हल। और फिर हम उस दवा का पर्चा सारे खानदान में सर्कुलेट करेंगे कि ये कर लो। जी, वो सेल्फ मेडिकेशन का बहुत बड़ा इशू है हमारे पास। वो एक पुरानी रिसर्च है चाइनीज गवर्नमेंट की। वो जब यहाँ से वापस गए पाकिस्तान से, तो उन्होंने 2 अपनी ऑब्जर्वेशंस दी। एक उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, टैक्सी ड्राइवर से लेके और हम सब तबसरे करते हैं उस पे, हर आदमी करता है। और दूसरा, हर आदमी डॉक्टर है। वो हमेशा अश्योर करेगा कि आप एक तो वो दवा लें और फिर वो कोशिश करेगा कि उसके सामने ही खाएं, इस्तेमाल भी करें। दे आर सो persistent and insistent। इसको पॉजिटिवली देखा जाए तो हमको ज्यादा ही जो है ना वो खुलूस है। हाँ, नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं वही कह रहा हूँ कि मैं उसको नेगेटिव नहीं लेता। मैं कहता हूँ कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसको सिर्फ थोड़ी सी शक्ल उसकी बदल दें कि हम बजाय इसके कि उसके डॉक्टर हम खुद बने, उसको अच्छे डॉक्टर के पास, उसको डॉक्टर के पास प्रॉपर ले जाएं और कोशिश करें कि वो जो हिदायत दे रहे हैं, दवाएं दे रहे हैं, वो उनसे ले लें। अब इसमें वो पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश वाली बात है। आप डॉक्टर्स के पास विजिट करने जाते हैं। हमारे यहाँ मसला एक और भी है कि हम डॉक्टर से दवा लेने जाते हैं, डॉक्टर से मशवरा करने नहीं जाते। जब तक हम डॉक्टर से मशवरा करने नहीं जाएंगे तो हम दवा ही, कोई दवा चाहेंगे गोली लिख दें, कोई शरबत लिख दें, कोई हल बता दें। बहुत सारी चीजों का हल नहीं होता। उनको जैसे मैंने कहा कि रोकना है, होने से रोकना है। सही। तो इससे पहले के तूफान आए, जो एक होती है मिटिगेशन, एक होती है प्रिपेयर्डनेस। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर इट हैपेंस। और भाई ना हो घर में, आपने अगर फॉर एग्जांपल एक किट रखी हुई है फर्स्ट एड की, राइट, और उसको पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये नहीं हुआ कि वो पैसे जाया हो गए। वो ये हुआ कि वो अल्लाह ने आप मेहरबानी की, अगर खुदा न खास्ता जरूरत पड़ती और एक दफा भी वो इस्तेमाल हो जाती तो उसके वो सारे पैसे वसूल हो जाते। कि आपको एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन से, खून के बहने से, कोई और ऐसी तकलीफ होने से उसने बचा लिया। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी हमारे पैसे जाया हो गए, हम टेस्ट कराते हैं और टेस्ट में कोई खराबी नहीं आती, तो हम फौरन ये सुनने को मिलता है बहुत सारे मरीजों से कि सर आपने तो हमारे पैसे जाया करा दिए। अरे भाई अच्छी बात है, कुछ ना निकला। एग्जैक्टली। ये तो इस खुशी की बात है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से उन सारे टेस्ट में आपके सारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो जरूरी आपके वो हैं टेस्ट, वो बता रहे हैं। और बहुत सिंपल से 4-5 टेस्ट होते हैं, कोई लंबा चौड़ा ऐसा नहीं होता। और साल में एक बार, अगर जैसे हम अपनी गाड़ी को जो है मेंटेनेंस करवाते हैं हर 6 माह बाद, और उसका ऑयल भी चेंज होना है और ये भी चेक होना है कि उसके जो है प्लग्स तो खराब नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है। तो अगर हम 4 अपने वाइटल ऑर्गन्स हैं, अगर उनका साल में एक बार जाके, और वो एक सिंपल टेस्ट है जो हार्डली मतलब हंड्रेड्स में कॉस्ट करते हैं या कभी थाउजेंड्स में कॉस्ट कर लेंगे। आप जाएं, जरूरी थोड़ी हाई फाई लैब। एग्जैक्टली, नॉर्मल स्टैंडर्ड अच्छी लैब, और सरकारी हमारी जो लैब्स हैं इंतहाई अच्छी है। वही मैं कह रहा हूँ, इंतहाई अच्छी है। जैसे मैं खुद सर्विस हॉस्पिटल में जो वहाँ इंतहाई रिलायबल, मैं अपने टेस्ट वहीं से कराता हूँ। इससे ज्यादा मैं क्या गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन सर आपने बहुत अच्छी मिसाल कायम की, वरना लोग अपने बच्चों को और अपने टेस्टों को हमेशा बाहर रखते हैं। नहीं, मेरा माइंडसेट बिल्कुल अलग है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ मैं हूँ वहाँ हमारी जो सर्विसेज हैं वो उस लेवल की बने कि मैं उनको खुद भी इस्तेमाल कर सकूं। क्योंकि मैं अपने मरीजों पे, अगर मैं उस टेस्ट पे रिलाय नहीं कर सकता, तो फिर अपने मरीजों को मैं ट्रीट कहाँ से करूंगा। तो ये मेरा बड़ा, गवर्नमेंट के लिए हम हर तरह के वो रखते हैं ख्यालात कि चीजें वहाँ इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन मेरा तो 30 साल का तजुर्बा है सरकार में ही रहने का। सरकार में जो चीजें हो सकती हैं वो शायद कोई और कितनी भी बड़ी एनजीओ हो जाए, लेकिन वो शायद कभी भी नहीं कर पाएगी। और यहाँ ये चीजें होती हैं। गवर्नमेंट का एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सिविल हॉस्पिटल का आप देख लें, तकरीबन 1600 प्लस बेड्स हैं, और वहाँ तकरीबन वो सारे भरे हुए होते हैं। और जाहिर है लोगों को अगर वो इलाज ना मिल रहा हो, पर डे उनकी ओपीडी थाउजेंड्स में है, 7 से 8 हजार की ओपीडी है। तो अगर वो ओपीडी इलाज ना दे रही हो तो अगले दिन मरीज क्यों जाए? कोई भी नहीं जाएगा। वो कंटिन्यूअसली इतने ही मरीज आ रहे हैं।
बल्कि अब दिन बाय दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, वो भी एक बड़ा इशू है और लोगों में अवेयरनेस भी अब आ रही है। बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बात है कि अपने हेल्थ के हिसाब से अगर हम हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, और उसमें जाहिर है मीडिया का और आपके प्रोग्राम जैसे आपने किया हुआ है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ट्रिकल डाउन करती है, लोगों के सोचने के अंदाज बदलते हैं, वो अपनी बीमारी को पहचानने में आसानी होती है। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं टलो मोहम्मद खान में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहा था ट्यूबरकुलोसिस पे। उस जमाने में ये नाजिम्स और नायब नाजिम्स होते थे, उनको हम ट्रेन कर रहे थे इसी हवाले से। तो वहीं उसी लोगों में से अगले दिन हमें 2 मरीज उनके अपने घर में थे, वो आइडेंटिफाई हुए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपने ये जो साइंस एंड सिम्टम्स बताए हैं, इनसे तो हमें लगता है कि हमारे घर में जो फलां हमारी रिलेटिव मरीज है उसको यही प्रॉब्लम है। वो आई तो फिर उनका टेस्ट करवाया गया और वो पॉजिटिव निकल आई, तो इलाज हो गया। और इस तरह के तो ये फैलने वाले अमराज हैं। घर में अगर एक फर्द को है तो बाकी सब लोगों को, बच्चों को खुसूसी तौर पे, बड़े उम्र के लोगों को ये होने के वैसे ही चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं ये टेस्ट अपने करवा रहा हूँ साल में एक बार या 6 माह में एक बार, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, तो ये एक जिसे कहते हैं रूटीन हमें बना लेना चाहिए। यूँ समझ लेना चाहिए कि जैसे हमने ड्रेसेस पे, अपने चीज़ों पे खर्च करते हैं, थोड़ा सा हम अपनी बॉडी के अंदरूनी आज़रा पे भी खर्च करें, वो ज़्यादा उनका फिट रहना ज़रूरी है। एक ड्रेस सालाना, मतलब इससे ज्यादा, चाहे मर्दों की हो चाहे ख्वातीन की हो, लेकिन उससे ज्यादा आपका खर्च इस पे नहीं होगा। तो एक ड्रेस आप कम बनवाइए और गेट योरसेल्फ टेस्टेड। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फिट होंगे तो अगले ड्रेस आप पहन सकेंगे ना। नहीं, हम देखें, बिल्कुल आप बहुत अच्छी बात आपने ये की कि प्रायोरिटाइज नहीं करते अपने आप को। हमारे जो सोशल सिस्टम में मुझे मसला एक नजर आता है, वो ये कि हमारी हेल्थ सबसे आखिरी प्रायोरिटी है, नंबर 1। हम खुद भी शायद आखिरी प्रायोरिटी हमारे बच्चे हैं, हमारे वालिदैन हैं, ये मतलब ये हमारे सिस्टम की खूबसूरती है, ये खराबी नहीं है। नहीं, ये बहुत बड़ी खूबसूरती है। इंतहाई अहम बात है कि हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं इसमें ये उनसर हमें देखना पड़ेगा कि अगर मैं हूं तो वो सब है, तो उन सब के लिए वो सब कुछ मैं कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। तो इसकी छोटी सी मिसाल मैं तो ये देती हूँ कि जहाज में जिस तरह आप देखें ना, पहले आपने मास्क लगाना है, फिर आपने बराबर वाले को लगाना है। सो इफ यू आर वेल, तो आपकी फैमिली आप ही से, जाहिर है वो सारे जिसे कहते हैं ना कि सौते फूटते हैं। हाँ जी। कि फैमिली, आपकी वाइफ हैं, आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं, आपके बच्चे हैं, आपके रिलेटिव्स, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली है, तो उन सबको आपसे जो जिसे कहते हैं कि फैज हासिल होगा, वो उसी सूरत में होगा जब आप खुद फैजियाब होंगे। हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस चीज़ से फैजियाब होने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जी हाँ, अपने मोबाइल के मैसेज के राइट ऑप्शन में जाइए, SPR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए, इसे भेज दीजिए 8881 पर। और आप हमारे साथ कॉल पर भी शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, 021992136663 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अपने चेस्ट के स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद हैं, तो आप अपने मसाइल पूछ सकते हैं, कुछ शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने शुरू में बात की जैसे फेसबुक पे जब हम बात कर रहे थे अपने व्यूअर्स के लिए कि ये एक बड़ा एक बूम आ गया है कि जी अब किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, जो लोग बाहर जा रहे हैं वो भी नहीं लगवा रहे, और शायद अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो उस पर तो चेक हो जाता है कार्ड वार्ड, और आपके डेटा के साथ अगर वो जुड़ चुका है तो अदरवाइज़ वो भी अब चेक नहीं होता। तो ये थोड़ी सी लीनियंसी आती जा रही है ग्रेजुअली, और हम फिर वही चीज़ें स्किप कर रहे हैं, जबकि अभी हम ये देख रहे हैं कि इस दफ़ा जो मौसम बदला उसमें जो वेरिएंट आया वो बड़ा तबाहकुन था। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त था और उसने बहुत तोड़ा है लोगों बिल्कुल को। बिल्कुल देखें, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, बिल्कुल इसी से जैसे कहते हैं जुड़ी हुई है, वो है पोस्ट कोविड सिंड्रोम। सही, या एक्सटेंडेड कोविड। ओके, यानी कि जिन लोगों को कोविड हुआ और उसके असरात बहुत लंबे अरसे तक रहे, और इस दफा भी ये जो आप जिक्र कर रही हैं मौसम की तब्दीली की वजह से जो हमारे यहाँ होने लगा था मसला, जी बिल्कुल, उस मसले में भी यही चीज देखी गई कि आमतौर से जो हमारा फ्लू होता है उसका जो टाइम था दैट वाज अबाउट 2 वीक्स, राइट, लेकिन इसमें जिन लोगों को हो रहा था वो अप टू 6 वीक्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। तो मेरे पास तो रेगुलर पैमाने पे मरीज आ रहे हैं, तो मैं तो उनको देख रहा हूँ। हाँ, जैसे आपने जिक्र किया था कि शायद हम रिसर्च उस तरह नहीं कर पा रहे, उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, लेकिन एक हमने अलबत्ता सर्वे उस जमाने में किया जब कोविड
हुआ था उसके फौरन बाद हमने अर्बन सेंटर्स में और रूरल शहरों में मिला के किया था, लेकिन वो खास जहन रख के किया गया था मेंटल हेल्थ को। ठीक है। और वो मेंटल हेल्थ अथॉरिटी और 3 और मेडिकल कॉलेज, लम्स लियाकत यूनिवर्सिटी का था, हैंड्स वाले थे, और उसमें ईदी फाउंडेशन थी, और एक और लॉ कॉलेज था। इन सब लोगों ने मिलके वो एक सर्वे किया था उस जमाने में, और उसको जहन में मेंटल हेल्थ को रखा गया था, लेकिन उसमें बाकी सारी चीजें भी हमने कैप्चर की थी, और उस पे एक रिसर्च पेपर शायद कुछ अरसे में मैं पब्लिश भी कर दूं, उसका डेटा मैं एनालाइज कर चुका हूं। तो उस जमाने में, और अब ये इसी तरह से हमें ये पता चलता है कि अगर एक्सरेज हम करवा रहे हैं तो एक्सरे की भी पिक्चर्स में हमें वो पिक्चर देख के पता चल रहा होता है कि ये मरीज जो है वो एक्सपोज हो चुका है कोरोना से। और उनसे मैं पता करता हूं कि आपको कोरोना हुआ था, तो हमारे यहाँ आदत है नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो फिर उनसे कहता हूँ अच्छा कुछ जुकाम बुखार नजला हुआ था? जी हाँ वो हुआ था। वो हुआ था, तो वो इम्पैक्ट आपको उसमें आपके एक्सरेज में चेस्ट पे हुआ आपके लंग्स पे हुआ नजर आ रहा है। और उसके लिए फिर जरूरी है कि हम कुछ ऐसे इकदाम करते रहें ताकि आइंदा के लिए, क्योंकि हमारी जो लंग कैपेसिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हुई, और उसके कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से हमारे लिए जरूरी हो गया है कि हम जैसे अब वॉक है उसको हम रेगुलर बेसिस पे रखें, जो लोग पॉसिबली कर सकते हैं, और ये भी वैसे ही फिर हेल्दी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन जाएगा अगर आप उसको ले लें। तो अब हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम चेस्ट रिलेटेड जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो अगर हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, रोज 5 मिनट के लिए अगर हम फुकने को फुलाने की एक्सरसाइज कर लें, दैट विल इंक्रीज आवर लंग कैपेसिटी। राइट। तो ये अगर इस तरह के काम और वॉक अगर करते हैं तो ओवरऑल आपकी कार्डियक हेल्थ, जनरल हेल्थ और पल्मोनोलॉजी और लंग्स के लिए यकीनन बेहतर है। ब्रिस्क वॉक 30 मिनट का हफ्ते में कम से कम 5 दिन, और कुछ नहीं तो घर में ही कर लें 30 मिनट के लिए टाइम फिक्स कर लें, 20-25-30 मिनट जितना आप कर सकते हैं बआसानी वो करना शुरू कर दें। भले आपके पास स्पेस जितना भी हो, बाहर जाके करें तो बहुत ही अच्छा है। अगर खुले माहौल में वो उसके और एडेड जैसे कहते हैं बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये कि ये अगर हम अपनी जिंदगी का हिस्सा इन चीजों को बना लें तो हमारी जिंदगी थोड़ी सी बेहतर हो रही है। आप कहते हैं बाहर जाके वॉक करें, और हम बाहर जाएं और एनवायरनमेंट को कहाँ डाल के, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं खुद चाहता था कि मैं इस बारे में बात करूं, क्योंकि कराची अभी परसों जो है वो कराची वाज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। अब आज लाहौर है, आज लाहौर है। बस हम दोनों मुकाबला चल रहा है। मुकाबला चल रहा है। अब देखें मुकाबला बिल्कुल गलत जानिब चल रहा है। ठीक है, अब हमें सोचना पड़ेगा, सीरियसली सोचना पड़ेगा कि हमारा क्या मसला है, और जब तक हम कुछ ऐसे इकदामात जो लॉन्ग टर्म नहीं करेंगे इन चीज़ों को ओवर पावर करने के लिए, तो हमारे लिए ये एक मजीद जिसे कहते हैं ना कि खौफनाक इशू क्रिएट हो जाएगा, जो कि मेरा तो जाती ख्याल है कि बहुत हद तक हो चुका है। क्योंकि एक रिसर्च स्टडी हुई थी कोई 3 साल पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के लिए, जिसने ये बताया कि हम समझते हैं कि शायद जो पॉश इलाके हैं क्लिफ्टन, क्योंकि वो क्लिफ्टन पे एक बिल्डिंग बन रही थी, उसके लिए वो एनवायरमेंटल EIA कहते हैं उसको, असेसमेंट हुई थी, इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। उसने बताया कि 2.5 माइक्रोन के जो यानी कि ज़रात हैं वो दिन के 12 बजे भी उतने ही थे जितने रात को 12 बजे थे। सही। तो इसका मतलब ये है कि हम जिस वक्त भी सांस ले रहे हैं वो छोटे ज़रात हमारे खून में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे जाके इन्हीं जो वाइटल ऑर्गन्स की हम बात कर रहे हैं उनमें डिपॉजिट हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है उस पे इसके जो इम्पैक्ट हैं एनवायरनमेंट के और चेस्ट पे, और फिर उससे को रिलेट कर लें कि अगर कोविड सिंड्रोम हमें हुआ, कोविड हमें एक्सपोज हुए हम, उसका इम्पैक्ट हमारे लंग्स पे हुआ, ये मल्टीफोल्ड कर देगा इस प्रॉब्लम को। तो हमें अपने कम से कम अपने इर्द गिर्द, अपने घर का माहौल, अपने मोहल्ले का माहौल, उसके लिए कुछ जरूर ऐसे इकदाम करने चाहिए जो एक कम्युनिटी बेस्ड जिसे कहते हैं कि एक मूवमेंट होती हैं। अब जाहिर है मैं पूरे शहर को तब्दील करने जाऊंगा तो फिर मुझे KMC को, सिंध गवर्नमेंट को और EPA को, इन लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों को भी इन्वॉल्व करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। पहले हम अपने हिस्से का दिया तो जलाएं। सोशल प्रेशर तो बिल्ड करें, इसके बारे में बात तो करना आप शुरू करें। अगर हम बात करेंगे, अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे हमारे लोग सुन के ये सोचेंगे कि हाँ हम क्यों नहीं बात कर रहे।
मैं अपने घर से शुरू करूं, मैं अपने घर के माहौल में देखूं कि क्या ऐसी कमी है जिसको मैं बेहतर कर सकता हूं। बिल्कुल। एक सिंपल और बात मैं इसमें बता दूं, बहुत आसानी से हम काम कर सकते हैं कि अगर हम ये देखें कि हमारा जो जिस कमरे में हम बैठे हैं या रह रहे हैं वहाँ जो ह्यूमिडिटी है उसकी क्या मिकदार है। सही बात है। एक जैसे थर्मोमीटर हम लेते हैं, इसी अरे तरह सर, अब एक तो मोबाइल हाइग्रोमीटर में- आता है अब तो आपके और मोबाइल आपके में- मोबाइल्स में है। हाँ। तो उसमें आप जैसे वेदर देख रहे होते हैं उसमें आप देख लें, हाँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर कम है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, घर में एक वेपोराइजर लगा दें कमरे में, वो उसको बेहतर कर देगा। और अगर बढ़ी हुई है तो उसको वेंटिलेट कर दें, खिड़कियां खोल दें, दरवाजे खोल दें, सही। तो वो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। तो ये बहुत बहुत छोटे छोटे मेजर्स हैं, यानी कि जिसपे ना कोई हमें इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए, ना हमें उस पर कोई बहुत रॉकेट खर्च साइंस नहीं है ये। बहुत खर्च कोई ऐसा करने का। अगर हम अपने इर्द गिर्द पौधे लगा दें, दरख्त लगा दें, कोई बड़ी तादाद नहीं, जितने लगा सकते हैं 2 4 5 10, भाई दो भी हर इंसान लगा दे तो बहुत हो जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ पूरी ना, तो- आबादी का डबल हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो अगर बहुत सिंपल ऐसे हम इश्यूज को लेके चलें कि जी हम कम्युनिटी बेस्ड, जो हमारे मोहल्ले के 10 घर हैं वो आपस में मिलके एक फैसला करेंगे जी हम कम से कम इन 10 घरों और इस गली का ख्याल रखेंगे, और हर माह उस पर अगर से 500 500 रुपए 1000 रुपए हम एक इकट्ठा कर देंगे, एक फंड बना देते हैं। वही जैसे हमने कहा कि साल में एक दफा एक जोड़ा ना बनाएं, हाँ जी। तो एक दिन हम एक बर्गर अगर ना खाएं वो तो भी इससे ज्यादा का ही होता है। ठीक है, वो एक महीने का जो है वो क्या कहते हैं फंड जनरेट कर सकता है कि आपके मोहल्ले की जो सारी सफाई है वो भी हो जाएगी, और आपके ये पौधे हैं ये भी लग जाएंगे, और इनका कोई एक देखभाल वाला, उसको एक नौकरी भी आप दे देंगे बताइए ना कि वो कितना हफ्ते में सारे एक काम दिन होते आए और उसका केयर करके चला जाए, रोज भले ना आए, आप उसको महीने के 4 दिन के पैसे दे दें, जो कि वो ऐसे 10 घर ले लेगा तो उसका पूरा जो है वो 10 मोहल्ले ले लेगा तो उसका महीने का कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। अपने ही पास ही जो ऐसे लोग हैं जो फारिग हैं, उनको अगर नौकरी नहीं मिल रही, ऐसे काम अलॉट करें। एग्जैक्टली उनको एम्पावर करें ना। हम खवातीन की जैसे आपने बात की, हमारे यहाँ फीमेल हाउस हेल्पर्स आती हैं, घर में हमारे पास काम करने वालियाँ भी आती हैं, उनको ही अगर हम उनमें से ही या उनके किसी बच्चे को या उसके किसी एक रिश्तेदार को इस काम पे हम लगा दें और उसको बेसिक्स बता दें। आजकल तो यूट्यूब यूनिवर्सिटी तो सबके पास मौजूद है। उसको एक मैं इनहेलर के इस्तेमाल के लिए अपने मरीजों को कहता हूँ कि यूट्यूब पे ये मौजूद है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आप उसको चला के देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरह से करके एक बहुत जिसे कहते हैं लॉजिकल सिंपल सॉल्यूशंस की तरफ अगर हम जाना शुरू करें तो कोई मुश्किल काम नहीं। कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ हम आपको एक अच्छा सा ट्रैक में अपनी ही, मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया है, ओपन किया है इसको, और वो सुनवाते हैं। इसके बाद जो है हम वापस आते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें होंगी, आप कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सुनते रहिए सिंपल FM 88.6, आपके सफ़र में आपका हम सफ़र। लगी आसमां मेहरबान हो गया और ज़मीन गुनगुनाने लगी है, मुमकिन है। जी वेलकम बैक, प्रोग्राम है हेल्थ आवर, मैं हूं डॉक्टर सारा, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुलेमान उथो, और हम बात कर रहे हैं चेस्ट की, सीने के मुतालिक, सीने के अमराज के मुतालिक। और आपने सर बात छेड़ दी ट्यूबरक्लोसिस की, और ये तो कहते हैं ना वो बड़ी दूर तक जाएगी, और ये दूर तक इसलिए जा रही है कि एक दौर में टीबी सैनिटोरियम, जैसे हमारी बात अभी हो रही थी ब्रेक में, तो टीबी सैनिटोरियम्स होते थे। अभी भी लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, कुछ पुराने लोग हैं, कि अब की जो टीबी है उसकी ट्रीटमेंट शायद कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि सैनिटोरियम तो भेजा नहीं जाता, या इस तरह एक्सक्लूसिवली नहीं रखा जाता पेशेंट्स को। तो आप क्या समझते हैं, जो ट्रीटमेंट आप लोग कर रहे हैं जिसमें आप 2 वीक्स में नेगेटिव कर देते हैं ट्यूबरक्लोसिस से, तो क्या सैनिटोरियम की फिर ज़रूरत नहीं है सर? जी बिल्कुल। हुआ ये कि वक्त के साथ हमारी जो दवाएं हैं वो इतनी जिसे कहते हैं इफ़ेक्टिव हो गई कि ये पूरी दुनिया से ये जो कॉन्सेप्ट था सैनिटोरियम में लोगों को रखने का, वो ख़त्म हो गया।
सही। और आहिस्ता आहिस्ता हमने जो है उन सैनिटोरियाज को जनरल हॉस्पिटल्स में तब्दील कर दिया कि वो दूसरे कामों में भी आ सकें। और जैसे आपने कहा कि अगर डायग्नोज होके और हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो हमारी लोकल रिसर्च है जो ये कहती है कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपके स्प्यूटम में जो उसके अज्जा हैं वो आना बंद हो जाते हैं। सही। और एज अ रिजल्ट आप इस बीमारी को फैलाने का जरिया बनने से रुक जाते हैं। राइट। तो ये बड़ी मतलब जैसे कहते हैं कि एक इंटरेस्टिंग बात हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और एज अ रिजल्ट हमने इसको जो है वो क्या कहते हैं सैनिटोरियाज को बंद कर दिया। और उसमें एक और चीज हमने ऐड की, वो ये की कि क्योंकि ये ट्रीटमेंट चंद महीनों 6 महीनों तक कम से कम चलता है, तो उसमें देखा यह गया है कि जो भी क्रॉनिक बीमारी होती है जिसका ट्रीटमेंट थोड़ा अरसा ज्यादा चलना होता है, तो लोग आमतौर से कुछ अरसे बाद उन दवाओं को खाने से गुरेजा हो जाते हैं। तो इसलिए एक पूरा प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसको हम कहते हैं डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। उसमें हम क्या करते हैं कि किसी एक या तो घर के फर्द को या किसी करीबी ऐसे मेडिकल के फर्द को, जिसमें वो नर्स भी हो सकती हैं, कोई हमारा पैरामेडिक्स भी हो सकता है, कोई इस किस्म का जो आपके पड़ोस में रहता हो, उसको हम ये जिम्मेदारी दे देते हैं कि वो अश्योर करेगा कि शुरू के 2 महीने कम से कम, जब तक वो नेगेटिव होने की कंफर्मेशन हो जाए और आपकी सेहत 80% ठीक हो जाए, उस वक्त तक हम उनको ऑब्जर्व करते हैं डायरेक्टली कि वो दवा खा रहे हैं, और अपने सामने खिलानी होती है कि आप खाएं, पानी उठाएं और मेरे सामने खाएं। उसके बाद फिर हम बाकी 4 महीने उनको कहते हैं कि आप वही घर के किसी एक फर्द को फिर भी हम रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं कि अश्योर करें कि ये ट्रीटमेंट पूरा करें, क्योंकि विद इन 2 मंथ्स जो है आपकी तबीयत ऑलमोस्ट 80-90% इम्प्रूव कर जाती है। और यही एक और इम्पॉर्टेंट बात लीड करती है कि लोग उसके बाद दवाएं खाने से गुरेजा होने लगते हैं। वो कहते हैं अब तो मेरी खांसी भी खत्म हो गई, बुखार भी खत्म हो गया, मेरा जो वजन कम हो रहा था वो भी मेरा वजन बढ़ गया, अब मुझे क्यों खिलाया जा रहा है। सही। ये बीमारी असल में इस किस्म की है कि इसके जो जरसूमे हैं वो अंदर जाके आपके सेल्स में छुप जाते हैं, हाइबरनेट कर लेते हैं। तो जब तक उनकी पूरी हाइबरनेशन खत्म हो और वो निकलें और 100% इरेडिकेट हो जाएं, ये तकरीबन 6 महीने का वक्त लग जाता है। एंड दैट इज द रीजन हम शुरू के 2 महीने में 4 मेडिसिन हैं, लेकिन वो एक ही गोली में डाल दी गई हैं। तो वो गोली आपको एक ही खानी पड़ती है, और बाकी वक्त तो उसकी 2 वजन के हिसाब से 2 या 2.5 टैबलेट बनती हैं, जो सुबह आपको निहार मुंह खानी होती है, और उसके बाद जो है वो फिर हम 2 महीने बाद उन दवाओं को 2 कर देते हैं। वो 4 के बजाय 2 दवाएं हो जाती, कम हो जाती हैं, और वो फिर 6 महीने तक चलती। सर, एनवायरनमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ट्यूबरक्लोसिस भी डेफिनेटली बढ़ाता है, लेकिन कुछ हमारे घरों के रिहायशी जो बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्कुल, जो सीलन वाले घरों में रहना, बिल्कुल ये बात सही है कि हमें जैसे कोविड से ही फिर को रिलेट कर लेते हैं कि कोविड के ज़माने में भी ये कहा गया कि बंद जगहों पे ये ज़्यादा फैलता है, वेंटिलेशन होनी चाहिए। अगर हम छोटे फ्लैट्स में भी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। हम वापस आ गए और बातें हो रही थी न्यूज़ पर, तो आपने न्यूज़ सुन ली, और न्यूज़ के बाद कुछ हमारी अपडेट्स भी सुनी, ट्रैफिक की अपडेट्स भी सुनी, लेकिन सेहत की अपडेट्स के लिए हम वापस आ गए हैं और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुलेमान साहब। और डॉक्टर सुलेमान बता रहे हैं कि बहुत सारी बातें अभी जो जितनी भी हुई हैं वो हमने चेस्ट के रिलेटेड की, कोविड से रिलेटेड की, लंग्स से रिलेटेड की। अच्छा सर, लंग्स जो है, हमारे फेफड़े जो है, बड़ा डेलिकेट ऑर्गन है हमारा ना, बहुत ही नाजुक सा, यानी जितने भी चीज़ों को हम देखते हैं बॉडी के अंदर, सबसे मुझे तो लगता है कि सबसे, अगर हम गलत नहीं होते, अहम तरीन है, बिल्कुल नाजुक भी है, और नाजुक बेतहाशा कि इसमें अगर मामूली सी कोई खराश चोट लग जाए इवन, तो वो डैमेजिंग के चांस ज्यादा होते हैं। और क्या लंग्स का भी रिप्लेसमेंट होता है? जी, बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की है, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा। जैसे आपकी किडनी ट्रांसप्लांट होती, लंग ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो जो है, बल्कि इसमें एक और अहम बात मैं बताऊं कि इवन हमारे जो लंग्स में अल्लाह ताला ने उसी तरह से कैपेसिटी दी है एक्सपैंड होने की, कि अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आपके लंग का कोई एक हिस्सा या पूरा एक लंग अगर जो है वो रिमूव भी करना पड़े, तो वो
बाकी वाला जो है वो इतना एक्सपेंड कर जाता है कि वो इक्विवेलेंट काम करने लग जाता है 2 के बराबर। सही। तो ये जैसे हमने कहा कि जो पोस्ट कोविड डैमेजेस हैं उनको ओवर पावर करने के लिए अगर हम कोशिश करें तो उनकी कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं सही। थ्रू एक्सरसाइजेस। ओके। तो डेलिकेट जरूर है और लेकिन वही बात है, रिप्लेसेबल भी है, एक्सपेंडेबल भी है। सही। और जैसे आपने कहा कि जाहिर है ये वाइटल ऑर्गन है कि जिंदगी इन 2 ही ऑर्गन्स पे, जो फिजिकल जिंदगी है वो हार्ट एंड लंग। तो अगर ये दोनों आप जिसे कहते हैं बेहतर रखें तो आपकी जिंदगी ये समझें कि कोई 80-90% तो सेफ होगी, सेफ होती है। बाकी सारे मसाइल फिर उसके बाद आ जाते हैं। सही। जैसे कहा जाता है ना कि खाना तो हम 2 से 3 दिन भी ना खाएं तो गुजारा हो 14 दिन तक भी। 14 दिन तक भी आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन सांस अगर चंद सेकंड ना आए तो एग्जैक्टली वो तो फ्यू मिनट्स का गेम है कि आपकी ब्रेन डेथ जो है वो दिन 3 to 4 मिनट्स हो सकती है, दैट इज पॉसिबल। और उसमें सबसे अहम तरीन पार्ट जो है वो आपका लंग अदा करता है कि अगर लंग प्योर ब्लड को यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अगर सही टाइम पे नहीं दे रहा और ब्लड आपके ब्रेन में गया तो, लेकिन अगर वो ऑक्सीजनेटेड नहीं है तो आपको ब्रेन को उसकी ग़िज़ा नहीं मिलेगी, और उसकी ग़िज़ा चंद मिनट नहीं मिली तो वो ही कैन डाई, ब्रेन कैन डाई। और हम इसी लंग का ख्याल नहीं रखते, किस तरह के हम कितने सारी चीजें लेते हैं गंदी गंदी सी, जैसे हम स्मोक करते हैं जी। अब आप हमारे जरा यूथ को बताएं कि ये जो आजकल वेपर्स और ये और वो शीशा जी। और जो चीजें चल रही हैं वो किस हद तक हमारे लंग के लिए नुकसान बिल्कुल ये शदीद नुकसान है इसका। सिर्फ इसमें खास बात यह है कि सिर्फ आपके लिए नहीं है, पैसिव स्मोकिंग करते हुए आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी बैठा हुआ है सही उसको भी उस स्मोकिंग का जो है वो इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। सही। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस आदत को फैशन ना बनाएं और इस आदत को किसी भी वजह से ऐड करना छोड़ दें। और यूथ के लिए ये बहुत अहम बात है, जैसे आपने कहा कि शीशा, उसका एक जो सेशन है, सिंगल सेशन ऑफ 15 मिनट्स इज इक्विवेलेंट टू यूटिलाइजिंग 2 पैक्स ऑफ सिगरेट्स और इवन मोर। तो ये जो उसमें हम डिफरेंट फ्लेवर्स डाल के और ये सोच के हम बैठते हैं कि जी ये तो कुछ भी नहीं है। एक पेशेंट हमारे पास आई थी, उन्होंने यही कहा कि मेरी बच्ची है 14 years old, शी कांट स्लीप विदाउट having this. So I said it's addiction. It's as, और क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उसमें आपका टोबैको इनहेल हो रहा होता है कि वो इतनी शदीद किस्म की एडिक्शन बन जाती है। सही। लेकिन ये 100% दोनों चीज़ें हैं। एक तो पहली बात कि इस्तेमाल करने की आदत ही नहीं डालनी चाहिए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप ले रहे हैं तो इसको बआसानी छोड़ा जा सकता है। इसमें कोई ऐसी जिसे कहते हैं कि मुश्किल बात नहीं है। और ये तो आपकी विल की बात होती exactly. है कि कितनी विल प्लस है आपको थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए कि जो विड्रॉल इफेक्ट्स हो रहे हैं उस एडिक्शन के, आपको उसमें एक सपोर्ट सिस्टम अगर मिल जाए तो बआसानी आप जो है उसको छोड़ भी सकते हैं। इवन ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो इससे भी ज्यादा जो एडिक्शंस हैं उन एडिक्शंस को भी बआसानी छोड़ने में कामयाब हुए हैं। वही जैसे आपने कहा कि उनकी विल थी, दे वांटेड टू, लेकिन उनको जाहिर है मेंटल डिपेंडेंस बन जाती है। तो उसके लिए आपको सपोर्ट जरूर चाहिए किसी एक क्वालिफाइड आदमी की और प्लस आपकी फैमिली की और आपके दोस्तों की, कि वो आपको उस जानिब रागिब करके असल तो मसला दोस्तों का है ना, दोस्ती तो ले जाते हैं। बिल्कुल पीयर प्रेशर होता है क्योंकि वो हमारे यहाँ पहले तो एडवर्टाइजमेंट होती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रही है, बंद कर दी गई, लिख दिया गया है, बता दिया गया है। और इवन ये है, अच्छा इसके साथ साथ मैं एक चीज और कह दूं कि जो ओरल कैंसर्स हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। ये जो हम छालिया, गुटखा, पान और इस तरह की जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देखें हर आदमी कर रहा है। बिल्कुल। और वो भी उतनी ही खौफनाक हैं और उसकी वजह से इस वक्त हमारे यहाँ ओरल कैंसर नंबर 1 पे आ गया है पाकिस्तान में। तो किसी भी तरह की एडिक्शन, चाहे वो खाने की कोई हो या पीने की हो या जिस टोबैको किसी भी तरह का है, नस्वार है, गुटखा है, पान है और सिगरेट है,
और फिर वैप, अब जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आ गया, ये भी उतना ही नुकसानदेह है लंग्स के लिए। हाँ, ये एक बड़ा परसेप्शन है कि इलेक्ट्रॉनिक वैप इतना नुकसानदेह नहीं है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिगरेट। बिल्कुल नहीं, उतना ही नुकसानदेह है और इस पे बाकायदा रिसर्च हुई है, स्टडीज मौजूद हैं। इसलिए कोई हम, वरना अगर ऐसा होता तो फिर हम उनको कहते कि रिप्लेसमेंट के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर लें। हम कहीं ये नहीं कहते कि रिप्लेसमेंट के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करें, आप बिल्कुल इस्तेमाल इसका ना करें। और जैसे मैंने बताया, ये बाकायदा इसकी वही अगेन रिसर्च मौजूद हैं, स्टडीज़ मौजूद हैं कि जो हस्बैंड स्मोकिंग करते थे, उनकी जो मिसेस वाइफ्स थी, उनमें लंग कैंसर इवन उनसे ज़्यादा पाया गया है जो स्मोक कर रहे हैं, क्योंकि वो आप एक तो डायरेक्ट स्मोक कर रहे हैं, ये स्मोक किया हुआ और फिर दोबारा से और मज़ीद पोल्यूटेड जो धुआं निकलता है, आप वो इनहेल कर रहे हैं। सो इट्स मोर डेंजरस नॉट ओनली फॉर हैविंग इट, लेकिन अगर आप उनके पड़ोस में बैठे हुए हैं तो फिर इसको तो हम यूं कहेंगे कि खुदारा जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी खातिर ही छोड़ दें। एग्जैक्टली बिल्कुल, कि आप खुद कहें कि जी आप मेरे मतलब मेरे बराबर में कोई बैठ के अगर स्मोक कर रहा है, अच्छा लॉज भी मौजूद हैं पब्लिक प्लेसेस में, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं, और अगर वो रोके ना तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। आई मीन यानी कि अगर इस तरह की कोई बात है तो लॉज भी बने हुए हैं। तो बिल्कुल मैं इस बात को ज़रूर एम्फसाइज करूंगा कि हमारी जो यंग जनरेशन है, और फिर एक और ट्रेंड हुआ है कि हमारी फीमेल्स जो हैं वो इसको एज अ, जैसे कहते हैं कि सोशल स्टेटस, बिल्कुल उसको ज़्यादा यूटिलाइज करने लग गई हैं कि हम पता नहीं कोई एक जैसे कहते हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये इसको पीयर प्रेशर के तौर पे नहीं लिया जाना चाहिए और उससे हमें अवॉइड करें। फिर उसमें आपकी जो हेल्थ है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, आपकी भूख जो है वो इम्पेयर हो जाती है, आपकी नींद इम्पेयर हो जाती है, और आपकी कंसंट्रेशन का जो स्पैन है, जो आप अपने काम, ये बार बार आपको जो ज़रूरत पड़ती है सिगरेट पीने की, उसके पीछे यही वजह होती है कि आपकी वो जो कंसंट्रेशन की जो लिमिट है वो कम से कम होना शुरू हो जाती है। तो फिर आपको हर कुछ घंटे के बाद, कुछ मिनटों के बाद, 20 मिनट में, आधे घंटे में फिर तलब होने लगती है। ब्रेन में आपके जो सेंटर्स हैं वो आपको बताते हैं कि कुछ चीज़ की कमी हो गई है। सही। तो आप उसको फिर कोशिश करते हैं कि मुझे और चाहिए और मैं पीऊँ। ये सारी बातें हो गई कि एनवायरनमेंट से हमें ये मिल रही हैं सारी चीज़ें, और एनवायरनमेंट में अगर कोई सिगरेट पी रहे हैं, चाहे वो रोड पे चलते हुए पी रहे हैं, चाहे वो किसी ऑफिस के अंदर पी रहे हैं, तो जी बिल्कुल ये सारी चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं और हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कुछ नहीं तो आप कम से कम इंसानियत के नाते इस चीज़ को छोड़ दें कि आपके पीने से दूसरे लोग मुतासर हो रहे हैं। और फिर बच्चे तो ये सबक लेते हैं, वो तो फिर बाकायदा पेन को पहले दिखाते हैं, फिर ग्रेजुअली जो है सिगरेट की तरफ आ जाते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि वंस कहते हैं ना काफिर मुंह को लगी हुई, तो वो वाली बात हो जाती है कि फिर वो डिपेंडेंस हो जाती है। कोई ये एडिक्शन है इसको, मतलब यानी कि ये किसी भी तरह आप इसको 100% एडिक्शन है, और आपने शुरू की तो आपको ये आदत पड़ जाएगी, और आदत पड़ जाएगी तो फिर उसको बाकायदा आपको छोड़ना पड़ेगा। सही बात है। और मैंने तो बल्कि जब आपने बात की कि पान गुटखा छालिया जो है वो बड़ा डेंजरस है, और ओरल कैंसर में जिस तरह हम नंबर 1 जा रहे हैं, इनकी जो नंबर 1 लाने में तो हम कोई शर्म महसूस नहीं हुआ। यही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे पास, एक तो वैसे ही क्योंकि सफाई के मसाइल थे, बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, तो हमारे पास जो कम्युनिकेबल डिजीजेस थी वो ज्यादा थी और नॉन कम्युनिकेबल कम थी। लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनका जो नंबर है वो 58%, जो 37% कम्युनिकेबल डिजीज से भी बढ़ गया है। तो वो 100% प्रिवेंटेबल है और हम उनको नहीं रोक पा रहे। वो हम अब चाहते ही नहीं है ना उस चीज में जाना। हम अगर चाहें तो बात हो नहीं। अब देखें, ये हमारी विश ही नहीं है। हमारी विश देखें, एक इंसानी फितरत है कि उसको एक अच्छी जिंदगी, एक तो जिंदगी चाहिए और फिर अच्छी जिंदगी चाहिए। तो एक अगर हम जिंदगी अपनी लंबी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं और ज्यादा जीना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है, यानी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरी चॉइस है। यू डोंट हैव अ चॉइस, आपके पास कोई और तरीका नहीं है। अभी कोई ऐसी बात तो आई नहीं है, कोई आब हयात तो अभी इजाद नहीं हुआ है, तो शायद आगे जाके हो जाए। तो अभी हमारे पास ऑप्शंस क्या है? हमारे पास ऑप्शन ये है कि एक तो हमें जिंदा रहना है, जितनी अल्लाह ताला जिंदगी हर एक को दे, लंबी अच्छी सेहतमंद जिंदगी दे। अच्छा, अगला पार्ट आ गया कि सेहतमंद हो। तो सेहतमंद कैसे होगी? सेहतमंद ऐसे होगी कि अगर मैं वो सारे काम ना करूं
जो गैर सेहतमंदाना है। बिल्कुल सिंपल बात। फिर उसके बाद अगला पार्ट आ जाएगा कि हम वो सारे काम करें जिनसे मेरी जो सेहत है वो उसी तरह रहे, जो उम्र का इफेक्ट है, जो जिंदगी पे हो रहा है, जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट है, उसको मैं मिनिमाइज कैसे करूं ताकि मेरी जो जहनी और जिस्मानी सेहत है वो अच्छी रहे। वो अच्छी रहने के लिए फिर मुझे ये सारे इकदामात जिंदगी का हिस्सा बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने खराब चीजें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाई, तो उसी तरह मैं अच्छी चीजों को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकता हूँ। तो आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज गुड फॉर मी, और आजकल गूगल आने के बाद आपको पढ़ने के लिए कोई मसला नहीं है। आप जो चीज चाहें दुनिया की बेहतरीन लाइब्रेरियों से मोस्ट ऑथेंटिक, अब ये तो जादू है, और उस जादू को आप इस्तेमाल कर लें। सिर्फ 5-10 मिनट अगर उसके बारे में जो भी पढ़ने से बेहतर है कि एग्जैक्टली वो पढ़ लें। और अगर उससे भी आप बचना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको पिक्चरल फॉर्म में ऐसी बेतहाशा चीजें मिल जाएंगी, वो पूरी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप अगर वोट के पान छाले की बात करते हैं तो उनको खुद पता है कि वो कितना खराब है। जब मेरे पास तो अक्सर ये इलेक्ट्रिशियन और ये लोग आते हैं तो मैं उनको समझाने बैठती हूँ थोड़ा सा कि बेटा ये देखो, आप जो मुंह में दवाएं काम कर रहे हो, ये आपको कहाँ ले जा रहा है आपको शायद अंदाजा ही नहीं है। नहीं जी पता है, तो फिर क्यों? तो जी बस अब अल्लाह मालिक है। अरे आपको फिर अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया अल्लाह ने? बड़ी खौफनाक अप्रोच है, बड़ी खौफनाक है। मतलब अब अल्लाह मालिक है, बाकी का अल्लाह करो बुरा खुद, बाकी अल्लाह मालिक नहीं। देखे ना, अल्लाह ताला ने 2 चीजें हैं ना, कि एक तो आप जितनी आपके बस में चीजें हैं उनका जिम्मेदार अल्लाह नहीं है, हम खुद हैं, क्योंकि हिसाब उन्हीं का होगा। हाँ, जो चीजें मेरे बस में नहीं है, मेरे बस में ये नहीं है कि मैं कहाँ पैदा हूँ, ये अल्लाह ताला की मर्जी है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मेरी उम्र कितनी होनी है ये फैसला अल्लाह का है। लेकिन जितनी जिंदगी आपको अल्लाह ताला ने दी है उसको अच्छी तरह से गुजारना आपका फर्ज है। रिसोर्सेज हैं आपके पास, मतलब सिंपल चीजें हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि हम जाहिर है हम अमीर मुल्क नहीं है, लेकिन अमीर मुल्कों में भी ये मसाइल हैं। अमेरिका में ओबेसिटी या मोटापापन और डायबिटीज उनका एक बहुत बड़ा इशू है, और ये जो एनसीडीज हैं उनका भी बहुत बड़ा इशू है। और अमेरिका जैसा अमीर तरीन मुल्क भी इसको 100% जो है वो क्या कहते हैं फंड नहीं कर पाता। हालांकि उनके यहाँ हर चीज बहुत अच्छी है, कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, फूड अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, उसके बावजूद वहाँ ये बीमारियां ज्यादा हैं। तो जब इतना अमीर मुल्क अपने आप को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमारे लिए आगे जाके अभी भी आप अगर देखें तो अपने अड़ोस पड़ोस में आपको हर दूसरा फर्द कार्डियोलॉजी के किसी प्रॉब्लम में, हाइपरटेंशन में मिलेगा, या उसकी एंजियोग्राफी हो चुकी होगी, एंजियोप्लास्टी हो चुकी होगी, या जो है बाईपास सर्जरी हो चुकी होगी। मैं तो समझता हूँ कि दुनिया में अगर हमारा पूरा डेटा कलेक्ट किया जाए तो पाकिस्तान कैन बी ऑन नंबर 1 इन कार्डियक प्रॉब्लम्स। तो कितनी खौफनाक बात है। एग्जैक्टली कि मतलब बिला जरूरत जिनकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो ये जिसे कहते हैं प्रायोरिटाइज करने की बात है। अपनी जिंदगी के जो तरजीहात हैं उनको सिर्फ, मेरा ख्याल है यहाँ पर हमें जो न्यूली कपल मैरिड होते हैं ना, जिन पहले बेबी जिनका होता है, उनको ट्रेन करने की जरूरत है कि वो पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों की तरबियत इस लेवल पर करें। यहाँ तरबियत में फुकदार नजर आ रहा है। बिल्कुल, हमेशा पहले तो एक जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते थे तालीम और तरबियत, अब ये दोनों अलग हो गए। तरबियत तो कहीं खो गई। हाँ। ठीक है, और जैसे आपने कहा कि घर में जो वालिदैन हैं वो रोल मॉडल बाय डिफॉल्ट होते हैं। ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि बच्चा पहले दिन से जो देखना शुरू करता है उन्हीं को देख रहा होता है, और उनकी वो बातें सुनता नहीं है, उनको जो करते हुए देखता है वो अडेप्ट करता है। तो अब जब से मेरे पास अगर एक बच्चा है, अल्लाह ताला ने मुझे इस जिम्मेदारी के काबिल समझ लिया है और मुझे जिम्मे दे दिया गया है, तो उसकी हर चीज, माँ जो है वो शुरू में जिसे कहते हैं कि तो बाकायदा उसका लाइफ लाइन होती है, खाने से लेके और सोना और हर चीज का। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो उसके बाद माँ और बाप दोनों और जो घर के डायरेक्ट अफराद वहाँ मौजूद हैं, उन सब की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम कोशिश करें कि कोई ऐसी चीज बच्चे तक ना पहुंचे बिल्कुल जो जिससे उसको नुकसान पहुंच सकता है। सही। और हर वालिदैन यकीनन चाहेंगे कि जो है वो क्या बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो अगर बच्चे को गलत आदत देखने को मिली, समझने को मिली और उसको उसने अपना लिया, उसका सबसे बड़ा नुकसान अल्टीमेटली
माँ बाप को खुद को होता है। बिल्कुल। जब बच्चे को वो कोई गलत काम करते हुए देखते हैं और उनको जितनी तकलीफ होती है वो तो अनबिलीवेबल है, उसको तो डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। क्योंकि वो खुद उसको अपने आप को उसका जिम्मेदार समझ रहे होते हैं और एक हद तक होते भी हैं। फिर उसके बाद जब आप आगे अगर चले जाएं तो जो कंपनी आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं मोहल्ले में, स्कूलों में, और स्कूलों में ये अब हमारे लिए यहाँ बहुत बड़ा एक मसला बनता चला जा रहा है। वेरियस एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा हूँ। तो जब ये इतनी हम उनको जैसे कहते हैं अगर आज़ादी दे देंगे और उन पे चेक नहीं रखेंगे या उनको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, हर बात आप डंडे से नहीं सिखा सकते, समझ ही नहीं आएगी, कभी भी नहीं मानेगा। बच्चा एक उम्र में हमेशा रिबेलियस होता है, उसके पीछे कोई वजूहात होती है, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और जब से हमारे पास ये मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया आया है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस बात पे हुआ है कि हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत कम हो गया है। और उसमें फिर अगर हम जो है ये आदत बना लें कि भाई घर पे आने के बाद इस वक्त से इस वक्त जो है कोई स्क्रीन टाइम नहीं होगा। छोटे बच्चों के लिए तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला आगे जाके बनने वाला है, बन रहा है, बन चुका है क्योंकि वो बाकायदा रिफॉर्म सेंटर्स बन गए हैं। जैसे चाइना में बच्चों को ये गेम्स की इतनी आदत पड़ गई कि बाकायदा उन सेंटर्स में भेज के उनको जैसे एडिक्शन कोई और है उसी तरह से डी एडिक्टेड किया जाता है, उनको डिटॉक्सिफाई किया जाता है कि वो इस आदत से अपनी जान छुड़ा लें। जैसे हमने सिगरेट और पान और गुटखे की बात की कि मुझे पता होता है लेकिन उसके बावजूद वो मेरे अंदर एक जिसे कहते हैं क्रेविंग हो रही होती है, मेरी मजबूरी है कि मैंने देखना है। वो हमारी जो कंसंट्रेशन का स्पैन है वो भी कम होता चला जा रहा है और आगे जाके ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों की जो सलाहियतें हैं उन पे भी असरअंदाज हो जाएंगी। मेरे पास एक मेट आती थी तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत ज़्यादा ले रही थी, तो फिर हमने पूछना शुरू किया उनसे थोड़ा कि भाई आप ये लेती हैं तो आपका कितना खर्च होता है। अच्छा जी, रोज़ के 300 रुपये लग जाते हैं। अर्निंग कितनी है? अर्निंग इतनी नहीं थी जितना थी, लेकिन ये क्यों खाना है? क्योंकि ये मैं खाती हूँ तो मैं काम कर सकती हूँ। उस वक्त इतना जोश चढ़ता है कि वो आदत कैसे पड़ी जी, घर में देवर खाते थे, देवर ने चखा दिया एक दफ़ा, मज़े लग गए। अब आप बताएं कि जो अर्निंग इतनी मेहनत से पूरा दिन लगा के आप हासिल करो और उसको सिर्फ इन गुटखों, पान और छालिया की नज़र कर दें, तो अब इसका एक हल्का सा हल मेरे पास तो आया था कि मैंने अपनी कम्युनिटी में ये सजेशन दिया जो कि बड़े स्ट्रिक्टली रिजेक्ट हो गया, बट मैं बरमला इसको हर जगह जिक्र करती हूँ कि मैंने कहा जो बच्चे पान, गुटखा, छालिया खाते हैं उनके दांत बहुत गंदे होते हैं। तो जिस तरह लड़कियों को रिजेक्ट किया जाता है ना, देखने आते हैं, तो मैंने कहा कि अगर लड़की वाले लड़का देखने पहले जाएं और देखें अगर वो पान, गुटखा, छालिया खाते हैं तो उसको रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्शन जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। True. शायद वो उस बात समझ में आ जाए, लेकिन वो शायद अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। नहीं देखिए, ये तो बिल्कुल आपने ठीक बात कही। शायद वो थोड़ी सी एक्सट्रीम बात है कि जो है, क्योंकि फिर हमारे पास ऑप्शंस वैसे ही जरा कम होते हैं। मगर सर फिर इसके साथ नहीं, ये आदत मतलब ये शर्त तो रखी जा सकती है ना कि भाई ठीक है, हम आपका जो है वो क्या कहते हैं रिश्ता या ये कांटेक्ट कबूल तो करते हैं, लेकिन शर्त ये है, जैसे लड़की के लिए शर्तें रखी जा सकती हैं तो लड़के के लिए भी रखी जानी चाहिए कि भाई वो उसको कोई ऐसी, और वैसे भी बाय डिफॉल्ट हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा रिश्ता किसी ऐसे ही अफराद से हो कि जिनमें कोई भी गंदी आदतें ना हो या ख़राब आदतें ना हो। तो अगर ख़राब आदतों में इसको हम जिसे कहते हैं एक्नॉलेज कर लें कि ये कोई सिगरेट पीना कोई बहादुरी नहीं है कि पान खाना कोई मतलब इतनी पसंदीदा चीज़ नहीं है, बिल्कुल, तो ऑफ कोर्स फिर रिपल इफेक्ट होगा इसका कि लोग कम से कम इसके बारे में बात तो करना शुरू करेंगे। हाँ, बोलना तो चाहिए कम से कम, इसलिए कि बहुत ज़रूरी है। और डे बाय डे ये एक्सट्रीम होता चला जा रहा है। चाहे आप देखिए बस के कंडक्टर्स हों, चाहे हमारे इलेक्ट्रिशियंस हों, कोई भी हो, मतलब ये ऐसा मुंह खोलते ही इतना बुरा सीन होता है। और मैं तो सलाम पेश करती हूँ उन डॉक्टर्स जो उनका इलाज करते। जी बिल्कुल नहीं, लेकिन आप देखें वो बेचारे ये बात हमसे बार बार करते हैं, वो कहते हैं कि ये पब्लिक हेल्थ इशू है, इसके बारे में आप बात करें। यानी कि जो ओरल डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, उनको खौफनाक तरीन, आप अभी मरीज अगर देखने जाएं तो वो इतना उनका बुरा हाल होता है, उनका मुंह खुलना बंद हो जाता है
लोकल फिर उनको बाकायदा चीक तक रिमूव करना पड़ जाता है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, उनकी आवाज बंद हो जाती है एंड सो मेनी थिंग्स उससे कोरिलेट कर। और लंग कैंसर वैसे ही दुनिया में सबसे बड़ा नंबर 1 पे है। तो आपके पास ओरल कैंसर भी आ गया, साथ साथ लंग कैंसर भी आपके पास है। अब जैसे पूरा एक गवर्नमेंट प्लान कर रही है, कल ही मैंने सुना चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम लंग कैंसर का पूरा सेंटर खोलने जा रहे हैं गंबट मेडिकल। कितना एडिशनल बर्डन है गवर्नमेंट पे, बेतहाशा है। मतलब बिलियंस ऑफ रुपीस जिसे कहते हैं, आप देखें ना, अच्छे मद में जाने चाहिए। हाँ, एक जो है अगर पेशेंट की आप एवरेज एक्सपेंडिचर्स लगा लें ट्रीटमेंट के, वो लाखों में है। सही, ठीक है। और फिर वो कहीं वो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर पाती है, कहीं गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर पाती, तो लोगों के तो घर बिक जाते हैं इस ट्रीटमेंट्स में। तो क्या इससे बेहतर ये नहीं है? और जैसे आपने कहा कि रोज के अगर मेरे 300 रुपए खर्च हो रहे हैं, हाँ। तो अगर वो मैं 300 रुपए में से 100 रुपए भी फ्रूट्स पे और इस किस्म की चीजों पे खाने पे खर्च करूं, जिससे मेरी सेहत भी बेहतर रहे, जैसे आपने कहा कि मेरी काम करने की सलाहियत है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाए, बिल्कुल, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? और फिर वो 300 में से 200 रुपए आप अपने बच्चों पे ज्यादा खर्च कर सकते हैं। 100 रुपए जो है वो अगर 300 बच जाते हैं तो वो आपके लिए इट विल बी ए बूम कि आप उसको जो है वो अच्छी तरह, तो किसी तरह कहीं ना कहीं हमें इस बात को ये सोशली जिसे कहते हैं ना कि वो फैलाना पड़ेगा कि लोग उस चीज को बुरा समझना शुरू करें। जब हम उसको बुराई के तौर पे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कोई अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं है, तभी जाके फिर ये एक्सेप्टेंस आएगा कि हाँ इससे बचना चाहिए। क्योंकि जिनके घरों में खाया जाता है वो उनकी बीवियां जो अच्छी समझदार बच्ची हैं, वो बड़ी परेशान है अपने हस्बैंड की सावधान से। बिल्कुल, कैसे जान छोड़ाएं? एक तो एक गंदा इम्प्रेशन, फिर एक बीमारी अलग, फिर सर पर एक तलवार तो है ना कि ये किसी ना किसी दिन अपना रंग दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल है। तो अब सोशली अगर हम वही जैसे हमने पहले कहा कि कम्युनिटी ओरिएंटेड अगर कोई एक्सरसाइज हम करें, तो जैसे आपने कम्युनिटी की बात की कि आपने वहाँ ये एक सजेशन दी, तो इसी तरह लोग अपने घरों में, अपने खानदानों में इस बारे में बात करना शुरू करें और उस बात को फिर ऑथेंटिकेट करें कुछ इन्फॉर्मेशन लेके। अच्छा, बीच में बड़ा क्रैकडाउन हुआ था, ये सारी चीजें मिलना बंद हो गई थी, बड़े तड़पते थे लोग, स्टॉक रख रहे थे, लेकिन फिर भी वो कम होना नजर आ रहा था, फिर एकदम से ही रुक गया मामला। शायद इसके सपोर्टर्स बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल ऐसा है। वो तो हर वो काम जिसमें मनी मेकिंग आ जाती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट भी तो, अब छालिया की जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी तो आती है, ठीक है, तो उसको भी इसी खाते में लाना चाहिए किसी तरह से। मुझे कोई बता रहा था कि पर डे जो इनके इंपोर्ट है वो 4 40 फीट कंटेनर्स पर डे इनकी कंजम्पशन है। तो यू कैन इमेजिन कि अगर पूरे मुल्क में अगर 1 करोड़ भी इस्तेमाल करने वाले हैं और अगर वो 10 रुपए की एक पुड़ी भी ले रहे हैं, तो पर डे की सेल बिलियंस में है। तो इट्स बिग बिजनेस। मगर इस बिजनेस में देखें ना कितने घरों के चिराग गुल हो रहे हैं। जी, बिल्कुल। अगर आपकी किसी की लाश पे चल के ये पैसे कमा रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है ऐसे पैसे का क्या? बिल्कुल, उसको हमें रिप्लेसमेंट्स लानी चाहिए। उनको हम डाइवर्सिफाई करें। अब अच्छी चीजें भी तो ला सकते हाँ, कोई डाइवर्सिफाई करके कुछ और ऐसे मतलब ऐसी इस्तेमाल की चीजें हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ सौंफ जो है वो कैन बी यूज्ड, उसमें कोई डेंजर नहीं है बल्कि फायदेमंद ही है, डाइजेस्टिव है, बहुत अच्छी है, डाइजेशन के लिए बिल्कुल। तो वो उसको रिप्लेस कर दें। मतलब अगर आपको आदतन ही कुछ इस्तेमाल करना है, च्युइंगम है, उससे आप रिप्लेस कर लें। अगर मुझे मतलब वो इस तरह से मुंह चलाने में फ़ायदा होता है, वाकई आदमी को नींद कम आती है और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो हम उसको रिप्लेसमेंट्स में ले आएँ, और बजाय इसके कि वो छालिया बेचने वाले बने, वो सौंफ बेचने वाले बन जाएं। तो इट इज ऑलवेज पॉसिबल, रिप्लेसमेंट्स आर देयर। दाम बढ़ाने में तो हम मास्टर्स हैं ना, हम कहीं भी जो खपत होगी उसके दाम तो हम बढ़ा देंगे, उसका कोई मसला ही नहीं है। कोई मसला नहीं है। अभी वैसे जैसे आप कह रही थी रमजान आ रहा है तो हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी कीमतों को, जो कि दुनिया भर में कम मल्टीप्लाई होता है, उससे ज्यादा हमारी कीमतें, जितना दुनिया भर में वो सस्ता करके सवाब कमाते हैं, हम महंगा करके सवाब कमाएंगे। क्या बात है। यहाँ मैं एक राहत फतेह अली खान का मुझे मिल गया वो सॉन्ग, और मैं प्ले करती हूँ। थोड़ा सा हम ब्रेक भी लेते हैं क्योंकि हमारे लिसनर्स भी बोर ना हो, लेकिन साथ ही साथ हम बात करें, बड़ा सीरियस इशू है, बड़ा सीरियस टॉपिक है। मेन हैसुल कॉम हमारे लिए बड़ा अलार्मिंग है,
हमें अपने यूथ को डाइवर्ट करना है अच्छी चीज़ों की तरफ, अच्छी हैबिट्स की तरफ। सुनते रहिए सिंध पुलिस FM 88.6 आपके सफर में आपका हम सफर। यहाँ हम ले रहे हैं अच्छा सा सॉन्ग ट्रैक। जुस्तजू रंग लाई है कुछ इस तरह। जी वेलकम बैक। ट्रैक आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान का और सुन रहे थे सिंध पुलिस FM 88.6 से आपके सफर में आपका हम सफर। बातें होनी है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ये तो बड़ी अमेजिंग बात बताई कि आपने HIV के लिए भी काम किया है। जी, मैं एक यूनाइटेड नेशन का सिस्टर प्रोग्राम था ग्लोबल फंड, उसका मैं कंट्री हेड रह चुका हूँ। तो उसमें हमने HIV पे काम किया था। उससे पहले एक हमने 3 इंटीग्रेटेड बिहेवियरल एंड बायोलॉजिकल सर्वेज किए थे। सही। पूरे मुल्क में हुए थे। सिंध में जो तीनों सर्वेज हुए थे मैं डायरेक्टली उनमें इन्वॉल्व रहा, बल्कि उनको हेड किया था मैंने। और उसका डेटा हमारे पास मौजूद है। उस डेटा के बेसिस पे फिर हमने पूरी PC1 या प्रोजेक्ट बनाया। उस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग हासिल की ग्लोबल फंड से और वो इम्प्लीमेंट किया हमने पूरे मुल्क में। और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी फंडिंग अगर कम भी हुई है तो उसके बाद गवर्नमेंट खुद अपने फंड से उसको फंड कर रही है। और वो चल रहे हैं प्रोग्राम। सही। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये HIV जो अब मतलब ये तो बहुत मामूली सी चीज़ है ना कि हम थोड़ा सा अवेयरनेस तो दे ही रहे होते हैं कि भाई आप सिरिंज यूज़ ना करें, आप यूज़ चीज़ों पे ना जाएं, लेकिन इसके बावजूद ये कोताहियाँ हो रही हैं। जी बिल्कुल हो रही है। तो अब आप जैसे सुन रहे हैं कि भाई एक सिरिंज ऐसे भी आ रहे हैं जो 1 टाइम यूज़ है, उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम यूज़ ही नहीं कर सकते, ताकि ये जो नशई हज़रात जो बैठ के उठा लेते हैं कचरों से, तो ये चीज़ें भी ना हो। तो इसकी कंजम्पशन कितनी हुई है पाकिस्तान में? नहीं, असल में थोड़ा सा जैसे कहते हैं ये पॉलिसी की लेवल पे इसमें डिले हुआ है, जिसको मेरा ख्याल है कि बिल्कुल डिले नहीं किया जाना चाहिए। और हुकूमत को चाहिए कि अपनी जो अब प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, काफ़ी जगहों पे वैसे ये हुआ भी कि एसेंशियल कर दिया गया है कि प्रोक्योर की जाए सिर्फ वही अपना इंजेक्शन जो कि एक दफ़ा इस्तेमाल हो सकती है। सही। तो उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर दें बस ये सिर्फ ये है। उसमें पैसे भी मौजूद हैं और सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये कि श्योर करना है कि सिर्फ प्रोक्योर हों कि जो एक दफ़ा इस्तेमाल हो। तो ये क्या इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग या अभी हमारे पास बन रही हैं? जी ये ज़्यादातर इंपोर्ट हो रही हैं। तो ये जहाँ ये फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, हाँ, कर सकते, वो ये भी बिल्कुल लग सकती है। उसी को सिर्फ उसकी जो जैसे मॉड्यूल्स हैं, हाँ। जो बल्कि मेरा ख्याल है इसकी तो फिर आपको इनकम ज्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। 1 टाइम यूज है और रीयूज कहीं हो ही नहीं पाएगी, तो आप ही की इस्तेमाल होगी। तो बाय डिफॉल्ट आपको ये तो फायदे में जाना है, नुकसान की तो कोई इसमें बात नहीं। सोचना पड़ेगा वाकई, इस पे तो बड़ा सीरियस एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। इसको हमने बहुत टाइम ले लिया, हमने निकलना है ना, बहुत टाइम हमने ले लिया है और उस पर बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। और हमें बिल्कुल इसको स्ट्रिक्टली पूरे मुल्क में, मुझे अपने सूबे का पता है, यहाँ पे पॉलिसी लेवल पे तो उस पर बहुत जल्दी फैसला हो गया था, लॉ भी बन गया था, लेकिन उसकी प्रोक्योरमेंट में थोड़ा सा डिले किया गया कि जी जो ऑलरेडी फैक्ट्रीज काम कर रही हैं उनको कुछ वक्त दिया जाए। अभी अगर स्टॉप कर दिया जाए उसकी मेकिंग, तो जो स्टॉक है वो तो निकल जाएगा। नहीं, उसी के लिए टाइम दिया गया था, वो टाइम गुजर चुका है। तो अब जो है वो उनके पास मेरा ख्याल है कोई ऐसी जैसे कहते हैं कि तौजीह नहीं रहनी चाहिए और उनको बाय फोर्स हम इस बात पे मजबूर कर सकते हैं कि वो अपने आप को स्विच करें। सही। अच्छा, आपका पब्लिक हेल्थ से बड़ा गहरा ताल्लुक है और मैंने जितनी आपसे बातें सुनी, मतलब आपका लेक्चर्स देना, आपके ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, माशाल्लाह आपका पब्लिक हेल्थ के शोबे में जितना ज़्यादा रोल है, एक बड़ा एक्सपीरियंस 30-32 साल का आपका अपना, क्या मेजर अचीवमेंट्स रही हैं? देखें, अचीवमेंट्स हमारे यहाँ बहुत अच्छी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये जो 3 बीमारियां हैं जो अहम तरीन हैं, एड्स, TB एंड मलेरिया, ये यूनाइटेड नेशन के एक हेड थे, उन्होंने ये फंड कायम किया पूरी दुनिया के लिए और इस वक्त दुनिया में ये नंबर 1 फंडिंग एजेंसी बन गया है, सबसे अच्छा। और उसमें हमने कोई 2010 में $48 मिलियन की एक ग्रांट हासिल की थी। सही। जो कि HIV के लिए थी। फिर एक $178 मिलियन की हमने ग्रांट हासिल की थी जो कि TB के लिए थी। और $23 मिलियन की हमने ग्रांट हासिल की थी फॉर मलेरिया। और उसके बाद ये अभी कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है। डेंगू भी शामिल हो गया होगा? डेंगू
उसके लिए अलहदा से थी। अच्छा, उसके लिए अलहदा से थी। लेकिन ये 3 बीमारियां हैं, क्योंकि दुनिया भर में ये उस वक्त ये देखा गया था कि जो 80% अमवात हो रही थी वो इन 3 बीमारियों की वजह से हो रही थी। सही। तो ये कहा गया कि अपने सारे रिसोर्सेज तरफ डाइवर्ट करके और हम अगर इसकी डेथ कम करें, और उसका बहुत फायदा हुआ दुनिया भर में, कोई करोड़ों अरबों जिसे कहते हैं कि लोगों को हम बेनिफिट करने में कामयाब हुए। उस वक्त हमने जब ये प्रोजेक्ट किया था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसका मैं कंट्री हेड रहा, उस वक्त हमने इस प्रोजेक्ट के थ्रू $48 मिलियन उस वक्त हासिल किए अगले 3 सालों के लिए। और उन 3 सालों में हम एक हमारा थर्ड पार्टी असेसमेंट हुआ था, वॉरेक यूनिवर्सिटी ने किया था, यूके की, जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने हमें जब सर्टिफिकेशन की तो हमने 93% अपने रिजल्ट्स को हासिल किया था, माशाल्लाह। तो और वैसे भी उनकी कट ऑफ लाइन ये है कि अगर 80% से कम आप अपने टारगेट को हासिल करेंगे तो वो पैसे देना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं पहले ये टारगेट मीट करो, कुछ IMF वाला ही मामला है, तो हम जो है वो क्या कहते हैं आपको मजीद आपको फंडिंग करेंगे। और वो हर 3 माह बाद उनका एक ऑडिटर आता था जो कि थर्ड पार्टी यूएनओप्स, एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन थी, वो हमें ऑडिट करती थी। वो हमारे टारगेट्स को और हमारी फंडिंग को दोनों को देखती थी। अगर हम अप टू द मार्क होते थे तो फिर अगले 3 माह के लिए हमें इजाजत दी जाती थी कि हम खर्च कर सकते हैं। तो तकरीबन 2.5 साल जो मैं इसका हेड रहा, कोई भी ऐसा क्वार्टर नहीं था जिसमें हमारी फंडिंग रुकी। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने टारगेट सारे मीट कर रहे थे। और उसमें यह हुआ कि हम जो इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स थे उनकी फैमिलीज को, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके घर के लिए, उनकी सेहत के लिए सपोर्ट कर रहे थे। फिर हमने 18 सेंटर खोले थे पूरे मुल्क में, जो अभी भी काम कर रहे हैं, कि वो जो है क्या कहते हैं वहाँ एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट जो HIV में ज़रूरत होती है वो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था, और अब भी मिल रहा है। गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है और ग्लोबल फंड की सपोर्ट भी मौजूद है। उसके अलावा फिर हमने एक और काम ये किया था कि ये दोनों सेक्टर कर रहे थे, गवर्नमेंट सेक्टर भी कर रहा था और प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा था। तो NGOs भी करती थी, इन्होंने ऐसे सेंटर्स खोले हुए थे जहाँ इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स जाके मेडिकल सपोर्ट ले सकते थे, नहाने का, रहने का, मतलब खाने पीने का इंतजाम उसका किया गया था उस ज़माने में। अब भी, लेकिन अब वो इस ज़माने में रुका हुआ है। मेरा फिर से ये मशवरा होगा कि उनको हम फिर से रिवाइटलाइज करें और उनको शुरू करें। लेकिन ये कि उसमें ये हुआ था कि सिर्फ देखें, जब आप हेपेटाइटिस को B और C को भी रोकना चाहें तो HIV के साथ रुक जाता है, क्योंकि उन तीनों का रूट एक ही है। और हेपेटाइटिस भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, और अगर हम वो प्रिवेंटिव मेजर्स इम्प्लीमेंट कराने में कामयाब हो जाएं तो ये तीनों बीमारियां इकट्ठे रुक जाएंगी। और बहुत आसानी से रुक सकती हैं। ब्लड कहीं भी आप अगर ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो उसको स्क्रीन कर लें, जो नीडल है वो जो है क्या कहते हैं कभी रीयूज ना हो। बी फेथफुल टू योर पार्टनर, आपके जो सेक्सुअल बिहेवियर्स हैं उनको अगर आप कंट्रोल कर लें, और बाकी जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं, जैसे डेंटल प्रोसीजर हो रहा है, कोई अपना सर्जरी हो रही है, तो उसमें आप 100% श्योर करें कि वो स्टरलाइज्ड हो। तो बस ये 4-5 चीज़ें हैं जिनको अगर आप कर लें। उसमें एक और अहम बात ऐड कर दूं कि ये भी हुआ हमारे यहाँ हो रहा है अभी तक कि मदर अगर पॉजिटिव है तो उससे चाइल्ड जो हो रहा है पैदा, उसमें ट्रांसमिशन 0 है। बिल्कुल। दवाएं अगर हम ऐसी दे दें तो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन टू द चाइल्ड गोज 0। तो जितनी उसके बाद एक हमारे यहाँ काफ़ी नंबर बर्थ्स हुई जो HIV पेशेंट थे, उनमें मदर्स जो थी तो उनमें जो बेबी डिलीवर हुए वो बिल्कुल नॉर्मल हुए। तो ये सारा काम हम कर रहे हैं, हो रहा है, और ये मतलब हमें इसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए, पता भी होना चाहिए, और अगर ज़रूरत है तो हम पूरे मुल्क में, बिल्कुल पूरे सूबे में, सिंध का तो मुझे यकीनन पता ही है कि हमारी जो स्किन की जो OPDs हैं उनमें ये सर्विसेज सारी मौजूद हैं। ट्रीटमेंट सेंटर्स लाड़काना में भी है, हैदराबाद में भी है, कराची में भी मौजूद है। वहाँ आप जाके अपने आप को रजिस्टर करवा लें तो उनकी 100% जो बीमारी के लिए टेस्ट होने हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं। दवाएं जितनी हैं वो 100% फ्री आपको मिल रही होती हैं। जो एडेड इन्फेक्शन अगर आपको खुदा न खास्ता होता है और आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है।
बस काम करने की जरूरत है। मतलब अमेजिंग अमेजिंग सर्विसेज देखें सारी हमारे डोर स्टेप पर हैं। बिल्कुल हमें है। यूटिलाइजेशन का मसला है बिल्कुल, सारा। और उसको थोड़ा सा जिसे कहते हैं सही तरह से हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है कि जी अवेयरनेस हो और हम उन चीज़ों पे अमल करते रहें, क्या बात तो जिंदगी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह। रिसोर्सेज तो सारी हमें खुद ही बनानी है ना, अल्लाह ने तो दे दी हमें, इतने प्यारा मुल्क दिया है, हर मौसम हमें दिया है, हर फल हमें दिया है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है हम अगर हेल्दी लाइफस्टाइल पे रहते हैं तो हमें तो दवाओं की जरूरत बहुत कम बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसे खित्ते में हम बैठे हैं। ही, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन बस अब अफसोस की बात यही है कि हमारे शायद एजेंडास कुछ और होते जा रहे हैं जिसमें हम अपनी सेहत को सबसे पीछे करते चले जा रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल है मेरे पास कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम के इम्पैक्ट क्या है वेरियस एज ब्रैकेट्स पे? जी, बहुत अच्छा सवाल है, ये अहम भी है। असल में कोविड होने से जैसे मैंने कहा कि हमारे पूरे जिस्म पे क्योंकि इम्यूनिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज हुई, सही, तो वो उसके असरात थे। अच्छा, लकीली ये देखा गया कि बच्चों में इसकी जो जिसे कहते हैं कि रेट था इन्फेक्शन का, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम था। बिल्कुल। तो एक लिहाज से बच्चों में हमारी ये एक सहूलत रही कि बच्चों के केसेस हमारे यहाँ इतने ज़्यादा नहीं हुए, तो इसलिए। लेकिन बच्चे जो अंडर 5 हैं, सही। उनकी अभी इम्यूनिटी डेवलप ही पूरी तरह नहीं होती। सही। उनके लिए ज़रूरी है कि हम जैसे ये वैक्सीन्स हैं, सारी दवाओं बीमारियों की जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं वो सारी की सारी टाइमली ज़रूर लगवाएं, बिल्कुल। और उनको जो है वो प्रिवेंट करने की कोशिश करें कि उनकी एक्सपोजर्स जो है ऐसे मरीजों से जिसमें कोविड का हमें शुबा हो सकता है वो कम से कम कर दें। सही। फिर अगर हम अगले उस पे आ जाएं, टीन एज पे और यंग्स पे आ जाएं, तो अगर वो जहाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो अगर मास्क का इस्तेमाल हम रूटीन में भी करें तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इसमें हमें बहुत सारे फायदे हैं कि हम एनवायरनमेंट की सारी जो एक्सपोजर्स हैं उनसे रुक जाएंगे, ट्यूबरकुलोसिस के एक्सपोजर से रुक जाएंगे, नॉर्मल फ्लू जिसको हम कहते हैं उसके एक्सपोजर से रुक जाएंगे, और कोविड वो भी फ्लू की एक शक्ल ही है, उससे भी बच जाएंगे। तो टीनेज जब स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, या बाहर उनका एक्सपोजर ऐसी जगहों पे हो रहा है, रश वाली जगहों पे, तो उनको अगर हम इस्तेमाल का मशवरा दें तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। फिर जी उससे फिर हम अगर आ जाएं तो बड़ी उम्र के लोग, वो हमारे लिए बहुत अहम इस हिसाब से हैं कि अगर वो एक्चुअली कोविड में भी हमने उनको बचाने की बहुत कोशिश की कि हम जब बाहर से घर जाएं तो अपने आप को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लें इससे पहले कि हम उनके साथ इंटरेक्ट करें, और उनमें जो थोड़े भी इम्पेक्ट हुए होंगे उसके नताइज ज़्यादा निकलते हैं। सही। क्योंकि उनकी भी इम्यूनिटी ऑलरेडी कंप्रोमाइज होती है, जैसे बच्चों की कम होती है तो इनकी भी कम होती है। और अगर उनमें कोई क्रॉनिक बीमारी वाले हैं, जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो हुआ ये कि ये सारी बीमारियां क्योंकि इम्यूनिटी कम हुई तो इनकी जो इम्पेक्ट है वो बढ़ गई। बिल्कुल। और इन सब में जो हमारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें ऑलरेडी क्रॉनिक बीमारियां थी और उम्र बढ़ी है, तो उनके लिए और ज़्यादा अहम है कि वो अपने आप को इस चीज़ से जिसे कहते हैं स्क्रीन करवाते रहें, और डॉक्टर्स जो उनके हैं, फैमिली फिजिशियंस हैं, उनसे मशवरा करते रहें कि जी लंग फंक्शन टेस्ट है जो हमें बासानी बता सकता है कि हमारी लंग की कैपेसिटीज़ क्या हैं, और वो अगर हम करवा लें तो उससे हमें एक पिक्चर मिल जाती है, और नॉर्मल एक्सरे से भी हमें बहुत अच्छी पिक्चर मिल जाती है। और फिर हम मशवरा दे सकते हैं उनको कि वो अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं एज फार एज लंग्स आर कंसर्न। तो ये सारी चीज़ें अगर हम मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में इनको अहमियत दें और इनका ख्याल रखें तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए कि जो चेंज ऑफ मास्क होता है वो कितने कितने अरसे में चेंज करना चाहिए? कोई लोग कहते हैं कि 2 घंटे में अपना मास्क बदलते रहें। नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर 6 से 8 घंटे आप इस्तेमाल कर रहे हैं डेली मतलब वंस अ डे, मतलब उस 6 से 8 घंटे बाद आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दें और प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें। ये भी एक अहम बात हुई है कि हम उसको हर जगह फेंक देते हैं, अपने कूड़ेदान में भी। कूड़ेदानों को अब हमें कवर्ड रखना चाहिए, अगर उसमें फेंक भी रहे हैं तो कवर्ड हो, फिर जब निकले तो वो ऐसी जगह डिस्पोज ऑफ हो जाए जो किसी और के। तो माशाल्लाह गाड़ियां आती हैं, उठाती हैं, जी, ये एक बहुत अच्छा सिलसिला बिल्कुल है। बहुत जबरदस्त है। लेकिन जहां हमें गवर्नमेंट से बहुत सारी तकाजे होते हैं, मैं समझती हूँ जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको सराहना भी जरूरी है। बिल्कुल। देखिए मैं क्योंकि मैं खुद सरकार में बहुत अरसा रहा हूँ, हालांकि मैं सरकार में कोई बहुत इतना उनके पॉलिसीज से हमेशा इख्तलाफ करने वालों में रहा हूँ, लेकिन इख्तलाफ बराए इख्तलाफ नहीं, बराए तनकीद है। हाँ नहीं,
हाँ फॉर इम्प्रूवमेंट, हाँ। कि हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, कहाँ हमारी कमी है, कहाँ कोताही है, कहाँ इसको हम और बेहतर कर सकते हैं। देखिए अगर हम इंडिविजुअली भी अपने आप को इस तरह नहीं देखेंगे तो हमारी सेल्फ ग्रूमिंग और इम्प्रूवमेंट कभी होगी नहीं। आई एम राइट के बाद तो चैप्टर क्लोज हो जाता हाँ। है, ऐसे डाउनफॉल शुरू होता है। एग्जैक्टली तो आपको हमें जैसे सरकार, क्योंकि सरकार में जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो बेसिकली हमारे टैक्सेस से ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जब हमारे ही पैसे खर्च हो रहे हैं तो सवाल पूछना भी हमारा हक बनता है, और हम पूछें भी और उनको इम्प्रूव करवाने की कोशिश भी करें, बिल्कुल उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ हम एक जनरलाइज्ड, जिसे कहते हैं कि एक उसमें आ गए हैं माइंडसेट में कि हम हर चीज को बुरा कहना शुरू कर देते हैं, ये तो बिल्कुल बेकार है। अब जब मैंने उसको मतलब बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि अब उसमें मेरा इम्प्रूवमेंट का रोल ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो गया। सही। और मैंने ये भी अपने दिल में मान लिया कि ये तो ठीक हो ही नहीं सकती, सरेंडर। ठीक है। तो दो नुकसान हुए। एक नुकसान ये हुआ कि मैं उस सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए सोचूंगा ही नहीं, बिल्कुल। एक। दूसरी बात यह है कि जब मैं उस सर्विस में जा ही नहीं रहा हूं तो मुझे पता ही नहीं कि उसमें खराब क्या है और अच्छा क्या है। सही, बिल्कुल। अगर चाहे वो खराब हो, उस खराब को दिन में अगर 20 लोग जाके उस इंस्टीट्यूट के हेड को बताएं कि सर ये 20 चीजें, 10 चीजें, 5 चीजें मैंने खराब देखी, तो बाय डिफॉल्ट वो चाहे या न चाहे उसको उन चीजों को बेहतर करना पड़ जाएगा। सही। क्योंकि रोज आ रहे हैं लोग। बिल्कुल। अगर 1000 लोग एक इंस्टीट्यूट को विजिट कर रहे हैं और उनमें से 100 लोग जाके कंप्लेन कर रहे हैं और वो एक ही कंप्लेन कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगले दिन उसको ला मुहाला उसको तब्दील करके ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी अगर मैं ऐसे ही उसको कह दूं कि नहीं नहीं ये तो, ये जनरलाइज जो हम स्टेटमेंट्स दे के और चीजों को बिल्कुल छोड़ देते हैं, उनसे तो चीजें फिर कभी भी ठीक नहीं होंगी। जाहिर है पॉजिटिव अप्रोच तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि मजबूरी है मेरी, मैं इसी सांस में हवा में सांस ले रहा हूँ, मैं इसी सिस्टम का हिस्सा हूँ और मैं हूँ, तो मेरा मतलब है कि हर आदमी है। देखिए मैं इसको बहुत सिंपली इस तरह कहता हूँ आपके ट्रैफिक वाले हवाले से कि अगर खुदा न खास्ता मेरा कहीं एक्सीडेंट होता है तो मुझे किन अस्पतालों में ले जाएंगे? सिविल, जिना, अब्बासी शहीद, क्योंकि वहाँ मेडिकल लीगल फैसिलिटीज मौजूद है। तो मैं क्यों ना अश्योर करूं कि इन जगहों की जो इमरजेंसीज हैं वो इस काबिल हों कि मेरा सही कम से कम मुझे मेरी जिंदगी को बचाने के काबिल तो हों, और हैं ये, और ये फैसिलिटीज हमारी ये हॉस्पिटल्स दे रही हैं, बहुत अच्छी तरह से दे रही हैं। बिल्कुल सर। अब आपका लास्ट में मैसेज के बिल्कुल 2 मिनट रह गए और मैं ये चाहूंगी कि मैसेज जो आपका होगा वो रोड एक्सीडेंट के हवाले से भी हमने बात की थी लेकिन प्रोग्राम में टाइम ही नहीं मिल पाया, तो मैं चाहूंगी कोई ऐसा मैसेज दें हमें, क्योंकि हमारा चैनल जो है बार बार इसकी जो है अपडेट्स करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, मैं एंजॉय करता हूँ, मैं सुनता भी हूँ अपनी गाड़ी में तो इसलिए आते हुए मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं जा रहा हूँ आपके पास। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है ये हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में एक फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर है। और पाकिस्तान में जैसे पिछले माह ही कोई 68 के करीब डेथ्स हुई हैं जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हुई हैं। तो उनमें बहुत सिंपल मेजर्स हैं कि अगर हम अपनी गाड़ी को ठीक हालत में रखें, नंबर 1, जो ड्राइव कर रहा है उसका जो स्पैन है ड्राइव करने का वो एक खास जैसे 2 घंटे से ज्यादा ना रखें। और अगर हम शहर में जो है वो क्या कहते हैं ड्राइव कर रहे हैं तो हम कॉग्निजेंट हों कि हम सही तरह से अपनी लेन में जा रहे हैं। सही। और मैं यहाँ एक चीज आपके चैनल के हवाले से हमारे ट्रैफिक पुलिस वालों को कहूँगा कि प्लीज जो है कोशिश करें कि जो हमारे जो क्या कहते हैं ये मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, अफराद हैं, उनको किसी तरह एक लेन में गाड़ी चलाने में अगर कंफर्म कर दें तो दैट विल बी अ ग्रेट सर्विस। जबरदस्त। सुनते रहिए सिंपल FM 88.6। यहाँ हो गया है न्यूज का ब्रेक और साथ साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम। अपना ख्याल रखिए, अपने गिरदोख्तराफ का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।